अध्याय 345 मरो। लुओजू ने बैंगनी लबादा पहना हुआ था और अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे हुए वह युआन टोंग को उदासीन नजर से देख रहा था। यह तुम हो, युआन टोंग ने धीमी आवाज में कहा। वह हमेशा से ही लुओजू से थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि लुओजू की ताकत बहुत रहस्यमयी थी। भले ही उसने लुओजू से सिर्फ एक बार लड़ाई की थी, लेकिन उसे लगा कि लुओजू बेहद खतरनाक है। इस तरह की भावना यांग ये से मिलने वाले खतरे की भावना से कहीं ज्यादा थी। वास्तव में, मैं बेहद निराश हूं। लुओजू ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से बोला। मैंने शुरू में सोचा था कि पिछले 1000 वर्षों में दक्षिणी क्षेत्र का सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति मुझे थोड़ा सुखद आश्चर्य दे पाएगा। दुर्भाग्य से, न केवल आप मार्शल गॉड माउंटेन की विरासत प्राप्त करने में असमर्थ रहे, बल्कि आपने उस वर्चस्व की भावना को भी खो दिया जो आपके पास एक बार थी। क्या तुम्हें पता है, युआन टोंग ने हल्के से हंसते हुए कहा, अतीत में मुझे लगता था कि मैं दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। लेकिन जब मैं प्राचीन युद्ध के मैदान में आया, तो मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि मेरे पिछले विचार कितने हास्यास्पद थे। क्या ऐसा है? लुओजू ने उदासीनता से कहा। तो यह यांग ये नहीं था जिसने आपको अजेय होने का आत्मविश्वास खो दिया, बल्कि प्राचीन युद्ध के मैदान में राक्षसी प्रतिभाएं थीं। मैंने कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, युआन टोंग ने कहा। मैं जो कहना चाहता था वह यह था कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र ने मुझे अपनी कमियों को स्पष्ट रूप से पहचानने का मौका दिया। मैं अब घमंडी या आत्मसंतुष्ट नहीं हूं, और मैंने आंख मूंद कर यह मानना कर दिया है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। इस जगह पर, मैंने पाया कि मुझे कैसे बदलना चाहिए और कैसे मुझे खुद को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। संक्षेप में, मैंने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक बार फिर खुद को समझा है। लुओजू चुप हो गया। वह समझ गया कि युआन टोंग का क्या मतलब था। युआन टोंग उसे बता रहा था कि वह निराश नहीं हुआ था, और कठिनाइयों के इस सिलसिले के माध्यम से उसने एक बार फिर खुद को समझ लिया था। कमजोरी और कठिनाई से डरने की कोई बात नहीं थी, डरने वाली बात थी अपने दिल को पहचानने और समझने में असमर्थता, और फिर अपनी कमियों को उसी तरह विकसित करना जैसे कोई अपनी खूबियों को विकसित करता है। शायद यह सब थोड़ा जटिल लगता है। सरल शब्दों में कहें तो, युआन टोंग ने प्राचीन युद्ध के मैदान में एक परिवर्तन किया था, और यह उसकी मानसिक स्थिति का परिवर्तन था। भले ही उसकी ताकत उन राक्षसी प्रतिभाओं से बहुत पीछे थी, लेकिन उसके पास जो प्राकृतिक प्रतिभा और प्राकृतिक उपहार था, उसके लिए उन तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा अगर उसे समय दिया जाए। थोड़ी देर बाद, लुओजू ने अपना सिर हिलाया और कहा, दुर्भाग्य से आपको अभी भी मरना है। युआन टोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले, मैं वास्तव में आपके आत्मविश्वास की प्रशंसा करता हूं। दूसरे, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम मुझे मारने क्यों आए हो? ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है ना? बेशक, मैं यह कमजोरी दिखाने और दया की भीख मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस उत्सुक हूं। इसलिए, आप मुझे जवाब न देने का विकल्प चुन सकते हैं। तुम मरने वाले हो, तो यह जानने का क्या मतलब है? लुओजू ने अपना सिर हिलाया, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर की ओर इशारा किया। एक पल में, आकाश और पृथ्वी मंद हो गए, और फिर बैंगनी बिजली का एक बोल्ट बादलों को चीरता हुआ आसमान में बैंगनी रंग के बाढ़ के ड्रैगन की तरह चक्कर लगाने लगा। युआन टोंग ने जब यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। उसने कहा, एक प्राकृतिक खजाना? तुम कौन हो? तुम्हारे पास ऐसा प्राकृतिक खजाना क्यों है? लुओजू ने युआन टोंग को कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना मुंह थोड़ा खोला और एक शब्द थूक दिया, नीचे उतरो। एक क्षण में, बैंगनी बिजली का वह बोल्ट तेजी से युआन टोंग की ओर उतरा। युआन टोंग स्वाभाविक रूप से वहां बैठकर मौत के आने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया, जबकि उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा उसकी हथेली में पागलपन की हद तक उमड़ पड़ी, और फिर उसने अपनी हथेली को तेजी से ऊपर की ओर थपथपाते हुए चिल्लाया, स्वर्गीय हथेली। एक विशाल ऊर्जा हथेली चमकती हुई आगे बढ़ी, और वह बिजली की बैंगनी चमक से टकरा गई। टकराना, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। युआन टोंग की चकित निगाहों के सामने, विशाल ऊर्जा हथेली तुरंत बिखर गई, और फिर बिजली की बैंगनी किरण सीधे उसकी ओर उतरी। टकराना, एक और बड़ा धमाका हुआ। थोड़ी देर बाद, जहां युआन टोंग अभी खड़ा था, वहां एक अथाह गड्ढा दिखाई दिया, और जहां तक युआन टोंग का सवाल है, वह पूरी तरह से गायब हो गया था। वह भागा नहीं था, वह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। हाँ, युआन टोंग बैंगनी बिजली के बोल्ट के नीचे नष्ट हो गया था, और वह इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं था। आओ, लुओजू ने हल्के से चिल्लाया, और फिर एक बैंगनी बिजली का बोल्ट जमीन के नीचे से एक छोटे सांप की तरह चमक उठा, और फिर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। लुओजू ने अपनी हथेली पलटी, और फिर उसके हाथ में एक मोटा काले रंग का स्क्रॉल दिखाई दिया, और उस पर 3 बड़े शब्द लिखे थे, न्याय की पुस्तक। उसने स्क्रॉल खोला, और फिर उसकी तर्जनी उंगली थोड़ी सी हिली, इससे पहले कि उसके हाथ में एक काला ब्रश दिखाई दिया। उसने उसे अपने हाथ में थामे रखा, और उसकी नज़र स्क्रॉल के पहले पन्ने पर शब्दों की पहली पंक्ति पर पड़ी, और वहां 2 शब्द लिखे थे, युआन टोंग। उसने ब्रश को हल्के से हिलाया, और फिर अचानक ही आसपास के वातावरण में ऊर्जा के हिंसक उतार चढ़ाव की लहर उठी।
धीरे धीरे आसपास के वातावरण में काले रंग की ऊर्जा के धागे दिखाई देने लगे और वे धागे की तरह बारीक थे और उनसे एक भयावह आभा निकल रही थी। काली ऊर्जा के इन धागों को देखकर लुओजू की आंखों में उत्साह दिखाई दिया और फिर उसने अपना मुंह खोला और चूसा। एक पल में सारी काली ऊर्जा उसके मुंह में चली गई। काली ऊर्जा के इन धागों को निगलने के बाद लुओजू की आंखें थोड़ी बंद हो गईं जबकि उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हुई और उसने धीरे धीरे काली ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखें असीम काले अंधकार से भर गईं और कुछ ही सांसों के बाद वे धीरे धीरे सामान्य हो गईं। लुओजू ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपने हाथ में स्क्रॉल पर नजर डाली, इससे पहले कि उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दे। उसने कहा, भले ही वह मार्शल गॉड नहीं था, लेकिन उसके शरीर के भीतर मृत्यु ऊर्जा बहुत शुद्ध थी। यांग यी के अलावा युआन टोंग दक्षिणी क्षेत्र के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों में सबसे दुर्जय है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने स्क्रॉल को दूर रख दिया और फिर वह दूर की ओर देखने लगा, जबकि उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। उसने कहा, प्राचीन युद्ध क्षेत्र, छिपा हुआ ड्रैगन पैगोडा। हा, तुम सब मेरे शिकार हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमक उठी और मौके पर ही गायब हो गई। डॉट 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 लगभग 1 घंटे बाद यांग ये, मुरोंग्याओ और दक्षिणी क्षेत्र से कुछ दर्जन लोग वहां पहुंचे जहां युआन टोंग की मृत्यु हुई थी। उन सभी ने अत्यंत गंभीर भाव प्रकट किए और अथाह छेद को देखा। थोड़ी देर बाद यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, वह शायद मर चुका है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी। वह अतीत में युआन टोंग को मारना चाहता था, लेकिन वास्तविकता हमेशा बदलती रहती थी और उन्होंने इसके बजाय एक गठबंधन बना लिया था। अब जब उसने देखा कि युआन टोंग मारा गया है, तो यांग ये स्वाभाविक रूप से दुखी नहीं हुआ और उसने केवल इस बात पर भावना से आह भरी कि जीवन कितना चंचल है। वास्तव में शायद कोई अभी जीवित और स्वस्थ होगा, लेकिन अगले ही क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। शायद जिस कारण से कई विशेषज्ञों ने खेती शुरू करते समय इतनी मेहनत और श्रमसाध्य परिश्रम किया था, वह प्रसिद्धि, विलासिता या अधिकार के लिए नहीं था, बल्कि यह केवल जीवित रहने के लिए था। हाँ, जीवन यापन। यह एक साधारण सी मांग थी, लेकिन इसे पूरा करना बहुत मुश्किल था। उसे किसने मारा? मुरोंग्याओ ने धीमी आवाज में पूछा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे गहरे गड्ढे की ओर चला गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गड्ढे की सीमा को छुआ, और फिर वह तुरंत भौंचक्का हो गया। उसने अपनी हथेली खोली और देखा कि उसकी हथेली पर बैंगनी बिजली की एक किरण चमक रही है, और यह तेजी से उसकी बांह की ओर बढ़ रही है। यांग ये की भौहें और भी कसकर एक साथ जुड़ गई थी जब उसने बिजली की इस किरण को देखा, और उसके दिल में एक आदेश के साथ बैंगनी गहन ऊर्जा की एक किरण ने तेजी से उसे घेर लिया था। वह क्या है? इस बीच मुरोंग्याओ यांग ये के पास चली गई और उसने यांग ये की हथेली में बैंगनी बिजली के तार को देखते हुए एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ पूछा। यांग ये ने अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली और बिजली की किरण तुरंत बिखर गई। उसने धीमी आवाज में कहा, जिस व्यक्ति ने उसे मारा वह बहुत शक्तिशाली था। बस उसका एक धागा ही बचा था, लेकिन बिजली की यह किरण बिना बिखरे ही रह गई। जब उसने यहां तक कहा, तो यांग ये ने बोलना जारी नहीं रखा और उसने केवल एक गंभीर भाव प्रकट किया। उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया था कि बिजली क्या थी। उसे लगा कि यह शायद नेदर घोस्ट फ्लेम की तरह ही थी, और यह एक प्राकृतिक खजाना था। इसके अलावा यहाँ की स्थिति के आधार पर इस प्राकृतिक खजाने की शक्ति निश्चित रूप से नेदर घोस्ट फ्लेम से कमजोर नहीं थी और शायद इससे भी ज्यादा मजबूत थी। यांग ये ने गहरी सांस ली। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में वास्तव में सभी प्रकार के विशेषज्ञ छिपे हुए हैं। मैं वास्तव में बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता, भले ही मेरे पास अभी 2 प्राकृतिक खजाने हों। ठीक इसी समय करीब 20 लोग अचानक वहां आ गए। सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने जो मैदान का नेतृत्व किया था, यहां उतरते ही उसकी नजर तुरंत यांग ये पर पड़ी, और फिर उसने गुस्से से कहा, यांग ये, क्या तुमने मेरे वरिष्ठ भाई युआन टोंग को मार डाला? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसने मुरोंग्याओ को देखा और उसने कहा, वह ओरिजिन स्कूल से युआन नियान है। युआन टोंग उसका बड़ा भाई था। उसके पीछे जितने भी दूसरे गूढ़ लोग हैं, वे भी ओरिजिन स्कूल के शिष्य हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मुरोंग्याओ ने युआन नियान को देखा और कहा, युआन नियान, मैं गारंटी देता हूं कि युआन टोंग को यांग ये ने नहीं मारा था। आप इसकी गारंटी देते हैं? युआन नियान अत्यधिक क्रोध से हंसने लगा और उसने कहा, मुरोंग्याओ, आप किस आधार पर ऐसी गारंटी देते हैं? आप और यांग ये कभी एक ही संप्रदाय से थे, तो ऐसी गारंटी देने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? हम्फ, शायद आपने इसमें भाग भी लिया हो। मुरोंग्याओ की आंखों में क्रोध की एक झलक उभरी और उसने कहा, युआन नियान, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन तुम्हें मेरे पीछे खड़े इन भाइयों पर विश्वास करना चाहिए, है ना? यांग ये इससे पहले हमेशा हमारे साथ था, तो उसके पास युआन टोंग को मारने का समय कैसे हो सकता था? वास्तव में वरिष्ठ भाई युआन नियान, यांग ये हमेशा पहले हमारे साथ थे, तो वह वरिष्ठ भाई युआन टोंग को कैसे मार सकते थे?
बिल्कुल, सीनियर भाई युआन टोंग को मारने वाला कोई और ही होगा। सीनियर भाई युआन नियान, आपको इसके बारे में बोलने से पहले इसकी ठीक से जांच करनी चाहिए, अन्यथा अगर आपने गलत व्यक्ति से बदला लिया तो सीनियर भाई युआन टोंग शायद चैन से नहीं सो पाएंगे। युआन नियान की अभिव्यक्ति थोड़ी भद्दी हो गई जब उसने उन्हें सुना। जाहिर है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि अन्य लोग वास्तव में यांग ये की ओर से बोलेंगे। यांग ये उन सभी के साथ इतना करीब कब हो गया? इसके अलावा, उनका वास्तव में वरिष्ठ भाई युआन टोंग का बदला लेने का कोई इरादा नहीं है। उनमें से किसी का भी इरादा युआन टोंग का बदला लेने का नहीं था। क्या मजाक है? जो व्यक्ति युआन टोंग को मारने में सक्षम था, वह कमजोर कैसे हो सकता है? वे युआन टोंग को हरा भी नहीं सकते थे। इसलिए, वे मूर्ख नहीं थे जो किसी ऐसे व्यक्ति से बदला लेने की कोशिश करेंगे जो युआन टोंग को मार सकता है। वे केवल युआन टोंग के साथ संबद्ध थे, लेकिन एक ही संप्रदाय से नहीं थे, नहीं वे उसके रिश्तेदार थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसके लिए जोखिम नहीं उठाएंगे। लोग स्वार्थी हैं। यह बात अपमानजनक लग सकती है, लेकिन क्या इस दुनिया में कोई स्वार्थी होने से बच सकता है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। वह युआन टोंग की मौत या युआन नियान के बारे में परेशान नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने अपने पीछे दूसरों को देखने के लिए मुड़कर कहा, चलो चलते हैं। मैं तुम सभी को प्राचीन युद्ध क्षेत्र की सीमाओं से बाहर भेज दूंगा। उसकी माँ उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने सिर हिलाया। अब जब युआन टोंग मर चुका था, तो पूरे दक्षिणी क्षेत्र के प्रगाढ़ लोगों के पास अब कोई नेता नहीं था। यांग ये के पास एक दुर्जेय ताकत थी और प्राचीन युद्ध के मैदान में वह बेहद प्रभावशाली था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने यांग ये के साथ संघर्ष में उतरने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा, वे वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहे होते। ठीक उसी समय जब यांग ये और बाकी लोग जाने के इरादे से मुड़े, युआन नियान और उसके पीछे 20 से ज्यादा लोगों का समूह यांग ये का रास्ता रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। युआन नियान ने कहा, यांग ये, तुम अभी नहीं जा सकते। मेरे सीनियर भाई का मामला अभी भी। युआन नियान जो बोल रही थी, उसने यह नहीं देखा था कि मुरोंग याओ की आंखों में दया की अभिव्यक्ति उभर आई थी जब वह उसे बोलते हुए देख रही थी। अध्याय 346। क्या आप हिम्मत रखते हैं? यांग ये ने युआन नियान की ओर देखने के लिए मुड़कर कहा, तुम यह बात एक बार और क्यों नहीं कहती? युआन नियान का दिल कांप उठा। अब जाकर उसे समझ में आया कि वह किस स्थिति में है। यह दक्षिणी क्षेत्र नहीं था, यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र था और यहाँ मूल विद्यालय की सेनाएं बिल्कुल बेकार थीं। यांग यी की ताकत के साथ, उसे मारना बेहद आसान काम होगा। इसलिए, जब उसने यहाँ तक सोचा, तो उसके दिल की गहराई से अचानक घबराहट और आतंक की एक किरण उठी। यांग ये ने युआन नियान की ओर देखा, जो बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और फिर वह मुड़ा और धीरे धीरे चलते हुए दूसरों को ले गया। युआन नियान के दिल में घबराहट और आतंक तब क्रोध में बदल गया जब उसने यांग ये को पलटकर जाते हुए देखा। उसके जैसे मूल विद्यालय के एक प्रतिष्ठित कुलीन शिष्य को वास्तव में एक स्वतंत्र साधक से डर लग गया था जो किसी संप्रदाय से भी संबंधित नहीं था। इसलिए, जब उसने यहाँ तक सोचा, तो उसने यांग ये की आकृति को देखा, जबकि उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। हालांकि, उसने हमला नहीं किया और केवल अपने दिल में बोला, हम्फ, बस तुम इंतजार करो और देखो कि जब हम दक्षिणी क्षेत्र में लौटेंगे तो मेरा मूल विद्यालय तुम्हें कैसे मार डालेगा। हालांकि, ठीक इसी समय, यांग ये को ऐसा लगा जैसे उसने युआन नियान की आवाज सुनी हो। उसने अचानक चलना बंद कर दिया और युआन नियान को देखने के लिए मुड़ गया। जब सभी लोग यांग ये की हरकतों से हैरान थे, तो यांग ये ने कहा, मैंने वास्तव में कुछ बेवकूफ़ी करने वाला था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की कलाई थोड़ी सी हिली और फिर बैंगनी प्रकाश की एक किरण चमक उठी। अनुभव करना। युआन नियान का शरीर उसी समय अकड़ गया और उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भर गईं। उसके बाद, उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। ठीक उसी समय जब अन्य लोग इस बात से हैरान थे, युआन नियान की गर्दन से धीरे धीरे खून की एक धार बह निकली, और फिर खून ने धीरे धीरे एक फव्वारा बना लिया जो उसकी गर्दन से बाहर छिड़का गया। अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया, और फिर युआन नियान के हाथ पर स्थानिक अंगूठी उड़कर उसकी हथेली में आ गई। उसने स्थानिक अंगूठी की सामग्री पर नजर डाली और फिर अपना सिर हिलाया और कहा, कितना गरीब। न केवल उसके पास केवल कचरे का ढेर है, बल्कि वास्तव में यहाँ 1000 ऊर्जा पत्थर भी नहीं है। क्या मूल विद्यालय के सभी शिष्य इतने गरीब हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये मुड़ गया और दूर की ओर चला गया, और उसने मूल विद्यालय के उन 20 से अधिक शिष्यों पर एक नज़र भी नहीं डाली। जैसे ही उन्होंने यांग ये की आकृति को देखा, सभी की आंखें भय से भर गईं, और कुछ तो आतंक से भी भर गए। यह केवल एक छोटा सा संघर्ष था, फिर भी यांग ये ने अपनी तलवार खींची और मार डाला। इसके अलावा, यह मूल विद्यालय का एक शिष्य भी था, और उसने यह भी इतने निडर तरीके से किया था। हम यांग ये को नाराज नहीं कर सकते। कम से कम, हम उसे प्राचीन डोमेन शहर में नाराज नहीं कर सकते। इस समय, सभी के मन में एक ही विचार आया था। मुरोंग याओ की खूबसूरत आंखों में एक जटिल भाव की झलक उभरी जब उसने यांग ये के व्यक्तित्व को देखा।
यांग ये का चरित्र निर्णायक और निर्दयी है, और तलवार दाव में उसकी प्राकृतिक प्रतिभा बहुत ही भयानक है। यह वही है जिसकी तलवार संप्रदाय को अभी जरूरत है। हालांकि संप्रदाय ने अपने अल्पकालिक हितों के लिए खुद ही ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने दरवाजे से बाहर कर दिया, और यहां तक कि उसे पूरी तरह से अपमानित भी किया। अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और चरित्र के साथ यांग ये निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा। फिर भी संप्रदाय ने न केवल ऐसे भावी विशेषज्ञ को त्याग दिया है, बल्कि उसे अपमानित करने की भी पूरी कोशिश की है। संप्रदाय के उच्च अधिकारियों के साथ क्या गलत है? मुरोंग याओ हैरान था। एक पहाड़ के नीचे यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से अपने बगल में चोटी की ओर इशारा किया, और फिर उसने अपने सामने खड़े 300 डिपोर्फल्स से कहा, आप इस पहाड़ से गुजरने के बाद दक्षिणी क्षेत्र के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। मैं आप सभी को दक्षिणी क्षेत्र में वापस ले जाने के लिए सीधे एक उड़ने वाले डाकबीस्ट को बुला सकता था। हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया। क्या आप सभी जानते हैं कि क्यों? उन्होंने अपना सिर हिलाया। यांग ये ने आगे कहा, क्योंकि मैं यह साबित करना चाहता हूं कि मैं आप सभी को शैतान क्षेत्र, दानव क्षेत्र और अधोलोक क्षेत्र से आने वाले लोगों का विरोध करने के लिए नेतृत्व कर सकता हूं। मैं यह साबित करना चाहता था कि आप सभी प्राचीन डोमेन शहर में अच्छी तरह से रह सकते हैं और छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा में खेती कर सकते हैं। बेशक इस सब के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है, और वह यह है कि मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग दक्षिणी क्षेत्र में लौटने पर मेरी मां की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आप सभी के वापस आने के बाद मैं निश्चित रूप से आप सभी को छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा में ले जाऊंगा। बेशक अगर आप सभी वापस नहीं आते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मुझे लगता है कि आप सभी छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा में प्रवेश करने और कर्म भाग्य के लिए लड़ने के इस मौके को आसानी से नहीं छोड़ेंगे, है ना? इस बीच एक को प्रोफेसर आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, यांग ये, क्या तुम गंभीर हो? यांग ये ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। उसका नाम झांग यू था और उसकी चाची फ्लावर पैलेस में एक बुजुर्ग थी। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, बेशक मैं अपना वचन निभाता हूं। जब तक आप सभी मुझसे किए अपने वादे पूरे करते हैं, तब तक मैं निश्चित रूप से आप सभी को वापस आने पर हिडन ड्रैगन पैगोडा में ले जाऊंगा। झांग यू ने गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, इस बार लौटने के बाद मैं मूल रूप से दक्षिणी क्षेत्र में रहने का इरादा रखता था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर मैं प्राचीन युद्ध के मैदान में वापस आया तो मैं कब मर जाऊंगा। हालांकि आपके शब्दों ने मुझे अपना मन बदलने पर मजबूर कर दिया है। यांग ये, सच बताऊं तो मैं आपके साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि आप बहुत निर्दयी और हत्यारे हैं। मुझे लगता है कि जब मैं आपका पीछा कर रहा हूं तो मैं खतरे में हूं। हालांकि मुझे यह स्वीकार करना होगा कि अन्य 3 क्षेत्रों के उन लोगों को मारने के लिए आपका पीछा करना बेहद संतोषजनक था। अगर प्राचीन डोमेन सिटी में कोई हमें धमकाए जाने से बचा सकता है और हमें छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा में मारने के लिए प्रेरित कर सकता है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से आप हैं। इसलिए मैंने आपके साथ अपना सब कुछ देने का फैसला किया है। इस बीच एक और गूढ़ ज्ञानी भी आगे आ गया। मैंने भी यही करने का फैसला किया है। ठीक है, चलो अपना सब कुछ दे देते हैं। अन्यथा इस तरह से छोड़ना वाकई बहुत दुखद है। अगर मैं यांग यी और बाकी लोगों के साथ अपना सब कुछ देते हुए मर भी जाऊं, तो भी मैं हिडन ड्रैगन पैगोडा में घुसकर उसे देखना चाहता हूं। चलो यह करते हैं, इसे करें। जैसे ही उसने उन सभी को देखा, उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। यांग ये को पहले कभी ऐसी भावना नहीं हुई थी, और वह यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि यह किस तरह की भावना थी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, अपने दिल से उस भावना को बाहर निकाला, और फिर गंभीरता से कहा, मैं, यांग ये, अपना वचन निभाता हूं। जब तक आप सभी अपने वादे पूरे करते हैं, तब तक मैं निश्चित रूप से आप सभी को हिडन ड्रैगन पैगोडा में ले जाऊंगा। उन्हें छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा में ले चलो। कितनी ऊंची भावनाएं! ठीक इसी समय शैतान जाति के लगभग 100 युवा और अधो जाति के 50 से अधिक सदस्य उनकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुए थे। इस समूह का नेता शैतान जाति का एक प्रखर व्यक्ति था, और जब वह यांग ये को देखता था तो उसकी आंखों में हत्या करने की खुली मंशा दिखाई देती थी। यांग यी के पक्ष के कुछ प्रगाढ़ लोग शैतान जाति और अधो जाति के इन प्रगाढ़ लोगों को देखकर कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक पाए। अगर शैतान जाति और अधो जाति के प्रगाढ़ लोगों की संख्या कम होती तो वे स्वाभाविक रूप से भयभीत नहीं होते। हालांकि शैतान जाति के लगभग 100 प्रगाढ़ लोग और अधो जाति के 50 से ज्यादा प्रगाढ़ लोग भी थे। हालांकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन इन मानव प्रगाढ़ लोगों की गुणवत्ता उनके दुश्मनों से तुलना नहीं कर सकती थी। यांग ये, आगे चल रहे युवक ने यांग ये को देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम ही थे जो हाल ही में मेरी शैतान जाति के सदस्यों को मार रहे थे, है ना? यांग ये ने युवक को कोई जवाब नहीं दिया। वह पीछे मुड़ा और मानव गहराई में डूबे लोगों को देखने लगा। फिर उसने उनके सामने खड़े दुश्मनों के समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम सब डरे हुए हो? वे चुप रहे। यांग ये ने ठहाका लगाया और फिर धीमी आवाज में कहा, अगर किसी की ताकत कमजोर है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर कोई कमजोर से शुरू होता है और एक विशेषज्ञ में बदल जाता है।
हालांकि हमारे दिल कमजोर नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार जब हमारे दिल कमजोर हो जाते हैं तो हमें इंसान नहीं माना जा सकता और इसके बजाय हमें कचरे का टुकड़ा माना जाना चाहिए। आप सभी मार्शल दाव में साधना कर रहे हैं, फिर भी आप अपने दुश्मनों का सामना करने की हिम्मत नहीं करते। मैं आप सभी से यह पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने दिलों को भी वश में नहीं कर सकते, तो आप मार्शल दाव के शिखर को कैसे प्राप्त करेंगे? यह सुनकर सभी लोग शर्मिंदा महसूस करने लगे। यांग ये ने आगे कहा, वास्तव में वे उतने मजबूत नहीं हैं जितना आप सभी कल्पना करते हैं। इसी तरह आप सभी उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप सभी कल्पना करते हैं। मनुष्यों को उनके द्वारा प्रताड़ित और मारे जाने का कारण यह है कि आप सभी एकजुट नहीं हैं, जबकि वे एकजुट हैं। आप सभी जीने के लिए मौत का सामना करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन वे करते हैं। ठीक इसी क्षण की तरह आप सभी मौत से लड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि भागने के बारे में सोच रहे हैं। वे सभी और भी अधिक शर्मिंदा महसूस करने लगे। शैतान जाति और अधोजाति के उन सदस्यों के हाव भाव बदसूरत हो गए थे, क्योंकि यांगे स्पष्ट रूप से उनकी उपेक्षा कर रहा था। हालांकि यांगे ने फिर भी उनकी उपेक्षा जारी रखी। यांगे ने अपनी हथेली पलटी और उसके हाथ में एक पृथ्वी रैंक की तलवार दिखाई दी। उसने तलवार को उनके दुश्मनों की ओर तानते हुए कहा, अब क्या तुम सब मेरे साथ उनसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? मुरो ग्याओ धीरे धीरे यांगे के पास गई और फिर उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। बाकी लोग एक पल के लिए चुप रहे और फिर एक प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति अचानक आगे बढ़ा और बोला, मैं करता हूं। मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? इससे बुरा जो हो सकता है वह है मौत। मार डालो, इन सभी कमीनों को मार डालो, उनका सफाया कर दो। मैं भी हिम्मत करता हूं। मार डालो, मैं पहले भी बहुत काय रहा हूं। दक्षिणी क्षेत्र के हम जैसे लोगों को क्यों धमकाया जाना चाहिए? मादरचोद, मार डालो, सबसे बुरा जो हो सकता है वो है मौत। मार डालो, मैं कायरों की तरह जीने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। उन सभी को मार डालो। यांगे ने यह दृश्य देखा तो मुस्कुराया और फिर वह शैतान जाति और अधोजाति के समूह को देखने के लिए मुड़ा। उसने कहा, अब क्या हमें अभी भी अपनी सांसें बर्बाद करते रहना चाहिए? शैतान जाति और अधोजाति के सदस्यों ने उन 300 मानव प्रज्ञाकारों द्वारा प्रकट की गई भव्य आभा को देखकर थोड़ा गंभीर भाव प्रकट किया। अतीत में मानव प्रज्ञाकारक व्यवहारिक रूप से हमेशा उन्हें देखते ही पीछे मुड़ जाते थे और भाग जाते थे। यहां तक अगर उनमें से कुछ ने हमला करने की हिम्मत की, तो यह केवल केंद्रीय क्षेत्र में 9वीं श्रेणी के संप्रदायों के शिष्य थे जिन्होंने उस तरह से कार्य करने की हिम्मत की। इसके अलावा यह ऐसी परिस्थितियों में था कि उन्हें संख्या में पूर्ण लाभ था। लेकिन अब दक्षिण क्षेत्र के ये गूढ़ ज्ञानी उनके सामने खड़े होकर उन्हें मारने की बात कहने की हिम्मत कर रहे हैं। दक्षिण क्षेत्र के इन गूढ़ ज्ञानियों को इतनी हिम्मत कहां से मिली? भले ही समूह का नेतृत्व करने वाले शैतान जाति के युवक के चेहरे पर एक भद्दा भाव था, लेकिन उसने अंत में हमला करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि उसने उस दिन प्राचीन डोमेन सिटी के बाहर यांग ये के साथ लड़ाई को व्यक्तिगत रूप से देखा था। यांग ये मौके का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन यांग ये निश्चित रूप से उसे हरा सकता था। इसके अलावा यांग ये के पास वह रहस्यमय डार्क बीस्ट भी था। अगर उस रहस्यमय डार्क बीस्ट को शामिल किया जाता तो उसके पास कोई मौका ही नहीं होता। लेकिन अगर हम यांग ये के समूह से नहीं लड़ते हैं, तो मेरी शैतान जाति के मृत भाई और मेरी शैतान जाति का सम्मान। जब वह परेशान था, यांग ये ने अचानक ठंडी आवाज में कहा, मार डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति विस्फोटक रूप से शैतान जाति के उस युवक की ओर चमकी, जो समूह का नेतृत्व कर रहा था। यांग ये को इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी अच्छी धारणा नहीं थी। इसलिए अगर वह उन्हें मार सकता था तो वह स्वाभाविक रूप से कोई दया नहीं दिखाएगा। किसी भी मामले में उसके और शैतान जाति और अधोजाति दोनों के बीच दुश्मनी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि शैतान जाति और अधोजाति ने उसके और प्राचीन डोमेन सिटी के बाहर छोटे आदमी के साथ कैसा व्यवहार किया था। अभी उसे कुछ मदद मिली ही थी कि शैतान और अधोलोक के ये लोग अपनी जान देने के लिए आ गए। तो उसके पास ऐसी भेंट को अस्वीकार करने का क्या कारण था? यांग ये के पीछे के डिपोर्फर्स ने उसे सुनते ही तुरंत कार्रवाई की। उन सभी ने अपने डार्क ट्रेजर वापस ले लिए और फिर वे शैतान जाति और अधोजाति के सदस्यों पर टूट पड़े। लड़ाई शुरू हुई। अध्याय 347 लूट का माल बांटना। जब उन्होंने देखा कि इन मानव दीपकों ने वास्तव में पहला कदम उठाने की हिम्मत की है, तो शैतान जाति और अधोलोक जाति के युवा तुरंत क्रोधित हो गए। अतीत में मानव दीपक चूहों की तरह थे जिन्होंने एक बिल्ली को देखते ही उसे पहचान लिया था, लेकिन अब ये चींटियां न केवल उन्हें नीची नजर से देख रही थी, बल्कि इन चींटियों ने भी पहला कदम उठाने की हिम्मत की थी। ये चींटियां अधोलोक और शैतान जाति की गरिमा का अपमान कैसे कर सकती हैं? उन्होंने अपने डार्क ट्रेजर को वापस लेने में संकोच नहीं किया और फिर वे यांग ये के समूह की ओर बढ़े। यांग ये ने युद्ध के मैदान में अपनी तलवार तेजी से घुमाई। अपने छठे स्तर के वध तलवार इरादे और बैंगनी गहन ऊर्जा द्वारा प्रदान की गई वृद्धि के साथ, यांग ये के हाथ में तलवार रीपर की दरांती की तरह थी और इसका हर एक झटका एक जीवन काट सकता था।
उन मानवों का खून खौलने लगा जब उन्होंने यांग ये को शैतान और अधोलोक के उन विशेषज्ञों का वध करते देखा। इस समय उनके मन में एक ही विचार आया था, तो और शैतानी जाति इतनी मजबूत नहीं है। जब उन्होंने यहाँ तक सोचा तो मानव डीपफोरस को ऐसा लगा जैसे उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों और वे निडर होकर शैतान जाति और अधो जाति के डीपफोरस की ओर बढ़े। उसके बाद सभी तरह के विस्फोट गरजने लगे। इन मानव प्रगाढ़ व्यक्तियों की व्यक्तिगत ताकत शैतान जाति और अधो जाति के प्रगाढ़ व्यक्तियों से कमतर थी, लेकिन उन्हें एक फायदा था और वह यह कि वे अपने दुश्मनों से 2 गुना अधिक संख्या में थे। इसके अलावा उनके पास यांग ये का नेतृत्व था। यांग ये ने कुछ दुश्मनों को निशाना बनाकर मारा और उसने शैतान जाति और अधो जाति के बीच सबसे मजबूत को निशाना बनाया जिसका अन्य मानव प्रगाढ़ व्यक्ति विरोध नहीं कर सके। इसलिए जब से लड़ाई शुरू हुई थी, मानव प्रगाढ़ व्यक्तियों ने धीरे धीरे यांग ये के शक्तिशाली नेतृत्व में एक लाभप्रद स्थिति पर कब्जा कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि मानव जाति के लोग अपने दिल में लंबे समय से जमा हुए आक्रोश को बाहर निकालना चाहते थे, और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, वे और अधिक साहसी और उत्साहित होते गए। इसके विपरीत शैतान जाति और अधो जाति के लोग और अधिक भयभीत होते गए। इसके पीछे कोई और कारण नहीं था सिवाय इसके कि यांग ये सचमुच बहुत ताकतवर थी। व्यवहारिक रूप से यहाँ शैतान जाति और अधो जाति के इन महापुरुषों में से एक भी ऐसा नहीं था जो यांग ये का विरोध कर सके, और जो भी यांग ये के निशाने पर आते वे निश्चित रूप से मर जाते। यद्यपि यह ऐसा ही था, फिर भी शैतान जाति और अधोलोक की जाति का एक भी गूढ़ व्यक्ति भाग नहीं पाया, भले ही उनके अधिकाधिक साथी गिरते जा रहे थे। 1 घंटे बाद लड़ाई खत्म हो गई। यहाँ एक नदी में खून बह रहा था और आसपास का वातावरण लाशों से ढका हुआ था। 300 मानव प्रमथनों में से 100 से भी कम बचे थे, जबकि शैतान जाति का सिर्फ एक प्रमथन बचा था। और शैतान जाति का यह प्रमथन अपने हाथ खो चुका था। ऐसी हालत में होने के बावजूद भी उसमें डर का कोई निशान नहीं था, और वह बिना किसी कमजोरी के मानव प्रमथनों को घूरता रहा। क्या तुम सब मुझे दया की भीख मांगने पर मजबूर करना चाहते हो? उसने एक पागल अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जैसे मानव चींटियों से दया की भीख मांगूं? मैं ठीक इसी क्षण बैंगनी तलवार क्यूई की एक किरण चमकी और फिर उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। यांग ये ने अपनी तलवार को अपनी स्थानिक अंगूठी में रखा और फिर उसने शैतान जाति और अधोलोक जाति के लोगों की लाशों पर नजर डाली। कहने की जरूरत नहीं है, भले ही वे सभी उसके दुश्मन थे, फिर भी वह उनकी रीढ़ की हड्डी का सम्मान करता था। भले ही उसे लगा कि रीढ़ की हड्डी नामक यह चीज ज्यादातर समय बहुत बेवकूफी वाली होती है, फिर भी वह उनका सम्मान करता था, क्योंकि उन्होंने अंतिम क्षण में भी आत्मसमर्पण करने या अपने साथियों को त्याग कर भागने का विकल्प नहीं चुना था। हालांकि वे अंत में दुश्मन थे, इसलिए भले ही वह उनका सम्मान करता था, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डाला। यांग ये ने अपने विचार पर नियंत्रण किया, अपना सिर हिलाया और फिर कहा, लूट का माल इकट्ठा करो। यांग ये के पीछे खड़े अन्य लोगों ने जब यह सुना तो तुरंत जयकारे लगाने लगे और फिर उन्होंने युद्ध की लूट को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अतीत में केवल शैतान जाति, अधो जाति और राक्षस जाति के सदस्यों को ही ऐसा करने का अधिकार था। अब जो लोग दक्षिणी क्षेत्र से थे वे भी ऐसा कर सकते थे, और वे शैतान जाति और अधो जाति से लूट का माल इकट्ठा कर रहे थे। आइए देखें कि जब हम प्राचीन डोमेन सिटी में वापस लौटेंगे तो क्या अन्य प्रदेशों के गूढ़ लोग हमारे सामने अहंकारपूर्ण व्यवहार करने का साहस कर पाएंगे। 15 मिनट में लूट का सारा सामान इकट्ठा हो गया, और जब उसने लूट के सामान की सूची देखी तो यांग यी की पलकें भी फड़कने लगीं और उसका दिल धड़कने लगा। वहां 230,000 ऊर्जा पत्थर, 2 कम ग्रेड स्वर्ग रैंक खजाने, 36 उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक खजाने, 71 मध्यम ग्रेड पृथ्वी रैंक खजाने, 132 कम ग्रेड पृथ्वी रैंक खजाने और अनगिनत गहन रैंक खजाने थे। इन डार्क ट्रेजर्स के अलावा कुछ पृथ्वी रैंक युद्ध तकनीकें और साधना तकनीकें भी थीं। दुर्भाग्य से उनमें कोई तलवार तकनीक नहीं थी। वहां कुछ प्राकृतिक खजाने भी थे। यांग ये ने एक मोटा अनुमान लगाया और निर्धारित किया कि वे कम से कम 200,000 ऊर्जा पत्थरों के लायक थे। लगभग 400,000 ऊर्जा पत्थर। यांग ये का दिल उसे नीचे जाने और गति देने लगा। थोड़ी देर बीतने के बाद यांग ये ने एक गहरी सांस ली, अपनी उत्तेजना को दबाया और फिर दूसरों की ओर देखा और कहा, मैं निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक, उच्च श्रेणी के पृथ्वी रैंक और निम्न श्रेणी के पृथ्वी रैंक के खजाने ले लूंगा, और बाकी सब आप सभी का है। बेशक मैं आप सभी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और मैं आप सभी को उच्च श्रेणी के 10 उच्च श्रेणी के तकनीक तावीज़ों और 5 तत्वों के 20 उच्च श्रेणी के तावीज़ों से क्षतिपूर्ति कर सकता हूं, ठीक है। एक पल की चुप्पी के बाद मुरोंग याओ ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप उनके कुलीन लोगों को नहीं मारते तो हम शैतान जाति और अधो जाति के इन महापुरुषों को हराने में पूरी तरह असमर्थ होते। इसलिए अगर आप और भी कुछ मांगते तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस बीच एक और विद्वान आगे बढ़ा और बोला, यदि बची हुई लूट और आपके द्वारा दिए गए तावीज़ों को बेचने के लिए प्राचीन डोमेन सिटी में ले जाया जाए तो उनकी कीमत शायद कुछ 100,000 ऊर्जा पत्थरों के बराबर होगी।
यहाँ मौजूद 230,000 ऊर्जा पत्थरों के साथ हम सभी को कम से कम 5000 ऊर्जा पत्थर मिलेंगे। 5000 ऊर्जा पत्थर निस्संदेह हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक और प्रगाढ़ व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, हमें प्राचीन डोमेन सिटी में 1 महीने के काम के लिए केवल 100 ऊर्जा पत्थर दिए जाते हैं। इसके विपरीत, अगर हम शहर से बाहर निकलते हैं, तो अगर हमारी किस्मत अच्छी रही, तो हम ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 ऊर्जा पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारी किस्मत खराब रही, तो हमारे पास अपना जीवन भी नहीं होगा। अब जब हमारे पास ये 5000 ऊर्जा पत्थर हैं, तो हम प्राचीन डोमेन सिटी में शांति से साधना कर सकते हैं और फिर उस पल का इंतजार कर सकते हैं जब हिडन ड्रैगन पैगोडा खुलेगा। इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी। सभी ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने स्वर्ग रैंक और पृथ्वी रैंक के खजाने को दूर रख दिया, इससे पहले कि वह उन ताबीजों को वापस ले ले जिनका वादा उसने उनसे किया था, और फिर उसने उन्हें अन्य लूट के साथ दे दिया। हालांकि यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उसने अंत में इसे अपने पास रखने का विकल्प नहीं चुना। हालांकि उसके पास ऐसा करने की क्षमता थी, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि ऐसा करे। क्योंकि अगर यह संभव था, तो एक और दोस्त हमेशा एक और दुश्मन से बेहतर होता है। यद्यपि वे थोड़े कमजोर थे, लेकिन उनमें से अधिकांश के पास दक्षिणी क्षेत्र में शक्तिशाली समर्थन था, और उनके पास मौजूद यह समर्थन निश्चित रूप से भविष्य में उनके लिए मददगार साबित हुआ। इसलिए यांग ये ने अपने बारे में लोगों की अच्छी धारणा बनाने के लिए अपने सामने मौजूद लाभों का त्याग करने का फैसला किया था। लूट का माल वितरित होने के बाद 10 से अधिक दीपरुफ यांग यी के पास गए, और फिर नेतृत्व करने वाले युवक ने कहा, एक बार जब हम दक्षिणी क्षेत्र में लौट आएंगे, तो हम निश्चित रूप से अपने कुलों को आपकी मां की मदद करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी मां को बचाना संभव नहीं है, लेकिन आपकी मां का जीवन बेहतर बनाना कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद, यांग ये ने गंभीर स्वर में कहा। उसके सामने खड़ा युवक मुस्कुराया और बोला, इसका जिक्र मत करो। हमें उम्मीद है कि प्राचीन डोमेन शहर में वापस आने पर हम तुम्हारे साथ रहना जारी रख सकते हैं। उस समय मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी कमजोर ताकतों की वजह से हमसे दूर नहीं रहोगे। यांग ये भी मुस्कुराया और कहा, मैं अपना वादा निभाता हूँ। जब आप वापस आएंगे तो मैं आप सभी को हिडन ड्रैगन पैगोडा तक जरूर ले जाऊंगा। ठीक है, वे एक स्वर में बोले, और फिर वे तुरंत दक्षिणी क्षेत्र की ओर बढ़ गए। उन्हें अपनी दृष्टि के क्षेत्र से गायब होते देखने के बाद यांग ये ने एक गहरी सांस ली, और फिर वह दक्षिणी क्षेत्र से बचे हुए डीप फोर्ट्स को देखने के लिए मुड़ा। उसने कहा, आप सभी अभी प्राचीन डोमेन शहर में लौट जाएं। अब से शहर में खुद को अच्छी तरह से छिपाएं और शहर से बाहर न निकलने की पूरी कोशिश करें। आप सभी को पता होना चाहिए कि शैतान जाति और अधोजाति के लोग निश्चित रूप से इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। यांग ये शैतान जाति और अधोजाति के खिलाफ भी थोड़ा असहाय था, क्योंकि वह अकेले उनके खिलाफ नहीं जा सकता था, और यह असंभव था, भले ही उसके पीछे ये प्रगाढ़ लोग शामिल हों। जब तक सभी मानव प्रगाढ़ लोग एकजुट नहीं होते, शैतान जाति और अधोजाति के उन लोगों का सफाया करना पूरी तरह असंभव था। मो के और हुन यू के चरित्र के साथ, वे निश्चित रूप से अपने गिरे हुए साथियों का बदला लेने के लिए उन्माद में चले जाएंगे। अगर यांग ये बिल्कुल अकेला होता, तो वह स्वाभाविक रूप से उनके प्रतिशोध से नहीं डरता। हालांकि अगर ये मानव गूढ़ व्यक्ति उसके साथ होते, तो उनके लिए भी ऐसा करना निश्चित रूप से असंभव होता। इसलिए उसके पास उन्हें शहर के भीतर छिपने और शहर छोड़ने से पहले छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा के खुलने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि यह थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। यांग ये की बात सुनते ही उनके चेहरों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। इससे पहले वे युद्ध की लूट को इकट्ठा करने से मिली खुशी से अभिभूत थे, और वे भूल गए थे कि उन्होंने शैतान क्षेत्र और अधोलोक को पूरी तरह से अपमानित किया है, मोके और हुन यू की भयानक ताकतों के साथ। बस इस बिंदु तक सोचने से उनके भाव धीरे धीरे बदल गए। यांग ये ने जब यह देखा तो वह भौंचक्का रह गया, और फिर उसने कहा, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। शहर में वापस आने के बाद वे आप सभी को कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां तक भविष्य की बात है, मैं अपना काम पूरा करने के बाद आप सभी से संपर्क करूंगा। उस समय हम फिर से सेना में शामिल होकर अधोलोक और शैतान जाति से लड़ेंगे। ठीक है, उस समय हम इन कमीनों से फिर से लड़ेंगे। यांग ये, हम प्राचीन डोमेन सिटी में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हम प्राचीन डोमेन शहर में इंतजार करेंगे। विदाई लेने के बाद वे सभी मुड़कर प्राचीन डोमेन शहर की ओर चले गए, और केवल मुरोंग्याओ और यांग ये ही यहाँ रह गए। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यांग ये ने पूछा। उसने सिर हिलाया और कहा, यांग ये, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी ताकत इतने कम समय में इतनी भयानक हो जाएगी। यहाँ तक कि शैतान और अधोलोक के लोग भी तुमसे डरते हैं। यांग ये मुस्कुराए और बोली, आप सिर्फ यही कहने के लिए तो नहीं रुके थे, है ना? मुरोंग्याओ ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, और फिर उसने कहा, यांग ये, तुम एक बार तलवार संप्रदाय के शिष्य थे। क्या तुम, मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारे लिए तलवार संप्रदाय में वापस लौटना संभव है?
तलवार संप्रदाय में वापसी। यांग ये दंग रह गया और फिर उसने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, मेरे जीवन में कभी नहीं। अध्याय 348। मैं तलवार मास्टर हूँ। मुरोंग याओ चली गई और वह अफसोस और लाचारी के साथ चली गई। वह जानती थी कि यांग यी और तलवार संप्रदाय के बीच की दुश्मनी पूरी तरह से असहनीय थी, या अधिक सटीक रूप से कहें तो यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह सुलझा सकती थी। भले ही वह तलवार संप्रदाय की शिष्या थी, लेकिन उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि तलवार संप्रदाय यांगे के मामले में बहुत आगे निकल गया था। दुर्भाग्य से यह ऐसा कुछ नहीं था जिसमें वह हस्तक्षेप कर सकती थी। इसके अलावा जबकि तलवार संप्रदाय ने यांग ये को धोखा दिया था, उसने उसे धोखा नहीं दिया था। इसलिए उसे तलवार संप्रदाय के पक्ष में खड़ा होना था, चाहे कुछ भी हो। मुरोंग याओ ने अपने दिल में आह भरी। कितने अफसोस की बात है। उसके जाने के बाद यांग ये के पीछे अचानक 20 काले कपड़े पहने आकृतियां प्रकट हुईं। यांग ये ने अपनी उंगली हिलाई और फिर 2 स्थानिक छल्ले आगे चल रहे काले कपड़े पहने व्यक्ति की हथेली में उड़ गए। आगे चल रहे काले कपड़े पहने व्यक्ति के पीछे खड़े सभी लोग यह देखकर तुरंत उत्साहित हो गए और फिर उन्होंने जल्दी से यांग ये को प्रणाम किया और एक स्वर में कहा, धन्यवाद तलवार मास्टर। वे यहाँ इसलिए पहुंचे थे क्योंकि युद्ध अभी अभी शुरू हुआ था, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि इन 2 स्थानिक छल्लों के भीतर क्या है। उनके भीतर स्वर्ग रैंक और पृथ्वी रैंक दोनों के अंधेरे खजाने थे। खास तौर पर वे स्वर्ग रैंक के खजाने। उनमें से ज्यादातर ने अपने जीवन में स्वर्ग रैंक के खजाने पर नजर भी नहीं डाली थी। हालांकि यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें यह दे दिया था, इसलिए जिस समय वे उत्साहित महसूस कर रहे थे उसी समय वे भावुक भी हो गए थे। तलवार मास्टर। यांग ये इस तरह के संबोधन को सुनकर दंग रह गया और फिर उसने कहा, लिंग जुन, मैं यह तलवार मास्टर कब बन गया जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। लिंग जुन ने मुस्कुराते हुए स्थानिक अंगूठियां हटा दी और कहा, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आपको कैसे संबोधित किया जाए। आपको सीधे आपके नाम से संबोधित करना स्पष्ट रूप से अपमानजनक है, इसलिए हमने आपको एक उपाधि दी। हमने तलवार मास्टर की उपाधि इसलिए चुनी क्योंकि आप तलवार का इस्तेमाल करते हैं और तलवार दाव में आपकी उपलब्धियां बेजोड़ हैं। अद्वितीय। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और हंसा और फिर उसने गंभीरता से कहा, चलो उस बारे में बात नहीं करते। मुझे इस अवधि के दौरान अपनी ताकत में हुए सुधार के बारे में बताओ। लिंग जुन ने सिर हिलाया और कहा, इस अवधि के दौरान हम भाइयों ने काफी सुधार किया है। लिंग यिन और मैंने आइसेसोल फ्रूट की मदद से किंग दायरे के शिखर को प्राप्त किया है और हम आत्मा दायरे से केवल आधा कदम दूर हैं। कुछ और भाइयों ने भी आइसेसोल फ्रूट की मदद से किंग दायरे के शिखर को प्राप्त किया है। हालांकि उनकी साधना अभी भी स्थिर नहीं है। 62 भाइयों ने किंग दायरे के 8वें रैंक को प्राप्त किया है और बाकी किंग दायरे के 3 से 7वें रैंक पर हैं। हालांकि भले ही वे कुछ शीर्ष किंग दायरे विशेषज्ञों के खिलाफ हों, फिर भी वे उन विशेषज्ञों की हत्या कर सकते हैं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में इन राक्षसी प्रतिभाओं की तुलना में कैसा रहेगा? यांग ये ने सपाट स्वर में पूछा। लिंग जून तुरंत चुप हो गया। साधना के अपने दायरे से ऊपर हत्या करने की क्षमता, जिसके बारे में उसने अभी बात की थी, केवल दक्षिणी क्षेत्र के प्रगाढ़ व्यक्तियों तक ही सीमित थी, क्योंकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र के सभी प्रगाढ़ व्यक्ति भी युद्ध करने के लिए साधना के अपने दायरे को पार कर सकते थे। इसलिए साधना के निचले दायरे में रहते हुए इन राक्षसी प्रतिभाओं की हत्या करना बहुत मुश्किल था। आपकी ताकतें अभी भी अपर्याप्त हैं, यांग ये ने कहा। आपके जाने के बाद उनसे अपनी ताकत सुधारने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए कहें। आप सभी को साधना तकनीकों, खजानों या ऊर्जा पत्थरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इन सब का सामना कर लूंगा। हालांकि मैं परिणाम देखना चाहता हूं। मुझे कचरे की जरूरत नहीं है, समझे? यह सुनकर लिंग जून का दिल कांप उठा। उसे पता था कि यांग ये नाराज है। जब उसे याद आया कि यांग ये ने प्राचीन युद्ध के मैदान में राक्षसी प्रतिभाओं से उनकी तुलना करने के बारे में क्या कहा था, तो उसके दिल की गहराई से तुरंत ठंड की एक किरण उठी। यांग ये का उद्देश्य वास्तव में प्राचीन युद्ध के मैदान में राक्षसी प्रतिभाएं हैं। अगर ऐसा है तो हम वास्तव में काफी कमजोर हैं। मुझे 3 चीजों की जरूरत है। ठीक इसी समय यांग ये ने कहा, पहली चीज है 10 लोगों को उन डिपोरहेटर का पीछा करने के लिए भेजना जो अभी अभी दक्षिणी क्षेत्र में लौटे हैं और उन्हें वहां पहुंचने के रास्ते में सुरक्षा प्रदान करना। एक बार जब आप दक्षिणी क्षेत्र में पहुंच जाएं, तो उनकी हर हरकत पर नजर रखें। आप सभी जानते हैं कि अगर वे अपने वादे पूरे नहीं करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दूसरा काम मेरे लिए 2 लोगों की जांच करना है। एक का नाम मोकिंग्यू है और दूसरे का नाम म्यूजुन है। अगर आपको वे मिल जाएं तो मुझे तुरंत सूचित करें। याद रखें कि आपको पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर वे आपको देख लेंगे तो आप सभी निश्चित रूप से मर जाएंगे। तीसरा काम प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मोके और हुन यू जैसे सभी शीर्ष दर के प्रतिभाशाली लोगों पर नजर रखना है। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखना और जब मुझे जरूरत हो तो मुझे रिपोर्ट करना। समझे? एक व्यक्ति की क्षमता वास्तव में बहुत सीमित थी। यह कुछ ऐसा था जिसे यांग ये ने हाल ही में समझा था।
खासकर प्राचीन युद्ध के मैदान में जहां उसे इन राक्षसी प्रतिभाओं के बारे में तुरंत जानकारी हासिल करनी थी, क्योंकि केवल इसी तरह से वह हर समय पूरी तरह से तैयार रह सकता था। उदाहरण के लिए, यदि वह जानता कि जब वह 9वें नर्क के ठंडे तूफान को वश में करने जाएगा तो मोकिंग्यू, म्यूजुन, मोके और अन्य लोग वहां उपस्थित होंगे, तो वह उनके द्वारा अचानक नहीं पकड़ा जाता और जियोयुक्सी अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं पहुंचती। संक्षेप में, उसे अपनी ताकत की जरूरत थी और वह अकेले ही क्रूरता से आगे नहीं बढ़ सकता था। आखिरकार, उसके पास अभी भी वह जय ताकत नहीं थी जो तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के पास इतने सालों पहले थी। यांग ये की बात सुनते ही उनके हाव भाव बदल गए। वे सभी मूर्ख नहीं थे, इसलिए उन्हें यांग ये की महत्वाकांक्षा और उद्देश्यों के बारे में एक स्पष्ट समझ थी। यांग ये का इरादा अन्य सभी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ जाने का था और वह हिडन ड्रैगन रैंकिंग को लक्षित कर रहा था। जब उन्होंने यहां तक सोचा, तो वे सभी उत्साहित होने लगे। क्यों? क्योंकि तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के समय से दक्षिणी क्षेत्र से कोई दूसरा राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी नहीं आया था जो अन्य क्षेत्रों के सभी प्रतिभाशाली लोगों को कुचलने में सक्षम था। क्या यांग ये में ऐसा करने की ताकत थी? उनके विचार में, यह संभव था। इसके अलावा, वह दक्षिणी क्षेत्र में एकमात्र ऐसा विद्वान था जिसके पास मौका था। अगर यांग ये तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की शानदार उपलब्धियों को दोहराने में सक्षम था, तो उनका नाम निश्चित रूप से यांग ये के साथ इतिहास में दर्ज हो जाएगा। भले ही वह तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज जैसी चौंकाने वाली उपलब्धियां हासिल न कर पाए, लेकिन जब तक वह हिडन ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 5 में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष करता है, तो वे निश्चित रूप से यांग ये के साथ दक्षिणी क्षेत्र के इतिहास में एक बड़ी छाप छोड़ेंगे। इसलिए, जब उन्होंने यहां तक सोचा, तो सभी ने एक बार फिर यांग यी को प्रणाम किया, और फिर वे एक साथ बोले, हम तलवार मास्टर का मौत तक पीछा करेंगे। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैंने आप सभी को वचन दिया है, आप सभी को केवल 10 साल तक मेरे साथ रहना है। 10 साल बीत जाने के बाद, आप सभी तय कर सकते हैं कि आप जाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगा। मैं, यांग ये, अपना वचन निभाता हूं। अब, जाओ। सभी ने सिर हिलाया और फिर उनकी आकृतियां चमक उठीं और रहस्यमय तरीके से वहीं गायब हो गईं। एक बार जब वे चले गए, यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और फिर छोटे भंवर में सभी डाकबीस्ट तुरंत उसके सामने आ गए। सबसे आगे डाकबीस्ट जियाओ लैंग था जो स्पिरिट रैंक में कदम रख चुका था। तुम बहुत ताकतवर हो, उसने यांग ये को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा। मुझे तुमसे खतरे का आभास हो रहा है। क्या तुम भी मजबूत नहीं हो गए हो? यांग ये ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। धन्यवाद, जियाओ लैंग ने गंभीरता से कहा। डाकबीस्ट के लिए अपनी साधना में आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था। अगर उसे छोटे भंवर की सहायता नहीं मिलती, तो उसे सफल होने में बहुत लंबा समय लग जाता। इसलिए, ये शब्द दिल से निकले और सच्चे थे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अब आपकी मदद की जरूरत है। आगे बढ़ो। जियाओ लैंग ने कहा, मुझे तुमसे इतना बड़ा लाभ मिला है, फिर भी मैंने अब तक कुछ नहीं किया है। सच कहूं तो, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि आप सभी अपने कुलों पर नियंत्रण रखें। आप सभी के पास अभी जो ताकत है, उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ यह नहीं चाहती कि आप सभी अपने कुलों पर नियंत्रण रखें, बल्कि मैं चाहती हूं कि आप सभी दूसरे कुलों पर भी नियंत्रण रखें। समझे? आप क्या करने का इरादा रखते हैं? जियो लैंग ने धीमी आवाज में कहा क्योंकि यांग ये के शब्दों ने उसे थोड़ा डरा दिया था। भविष्य में आपको पता चल जाएगा। यांग ये ने उदासीनता से कहा, यदि आप अनिच्छुक हैं, तो आप किसी भी समय जा सकते हैं। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। सच में, जियाओ लैंग की भौहें ऊपर उठ गईं, और वह थोड़ा ललचाया हुआ लग रहा था। नहीं, यांग ये ने उदासीनता से कहा, यदि आप जाने का फैसला करते हैं, तो मैं आपको तुरंत मार डालूंगा। जियाओ लैंग को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद, उसने कहा, यांग ये, मुझे तुम्हारी स्पष्टवादिता पसंद है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करना चाहते हो, मैं बस इतना जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा तो मेरी ताकत लगातार बढ़ेगी, और यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी सौभाग्यपूर्ण मुलाकात है। इसलिए, जब मैं ग्रैंड मायरीड पर्वत पर वापस लौटूंगा तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका आकार उसके मूल रूप में बदल गया, और फिर वह तेजी से ग्रैंड मायरीड पर्वत की ओर भागा और यांग ये की दृष्टि के क्षेत्र से तुरंत गायब हो गया। जियाओ लैंग के चले जाने के बाद, ग्रे और सिल्वर यांग ये के सामने पहुंचे। यांग ये की गहरी ऊर्जा उसके गेल शूज में भर गई, और उसका फिगर तुरंत हवा में उड़ गया, इससे पहले कि वह उनके सिर को सहलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, जबकि उसकी आंखों में एक कोमल भाव चमक उठा। ग्रे और सिल्वर 2 डाकबीस्ट थे जो शुरू से ही उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए उसके और उनके बीच कुछ भावनाएं थीं। किसी भी मामले में, उसने कभी उन्हें अपने लिए लड़ने वाले औजार नहीं माना था। इसके विपरीत, उनकी सुरक्षा के लिए विचार करते हुए, उसने दुर्जय दुश्मनों का सामना करने पर उन्हें नहीं बुलाने का फैसला किया था। इसलिए, वह उन्हें जाने देने में थोड़ा अनिच्छुक था।
हालांकि उसे एक सिद्धांत समझ में आया, और वह यह था कि अगर वे उसके साथ बने रहे तो समय बीतने के साथ यह उनके लिए और भी ज्यादा हानिकारक होता जाएगा, क्योंकि बहुत संभावना थी कि यांग यी और उस छोटे से साथी की सुरक्षा में वे अपनी क्रूरता खो देंगे। जंगल के क्रूर कानूनों के तहत लड़ाई ही उन्हें मजबूत बना सकती थी। अन्यथा भले ही उनकी साधना में सुधार हो, लेकिन इससे उनकी युद्ध शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए भले ही वह अनिच्छुक था, फिर भी उसका इरादा उन्हें ग्रैंड मायरीड पर्वतों पर वापस जाने देना था। क्या तुम दोनों हमेशा से उस बैंगनी गहन ऊर्जा की इच्छा नहीं करते थे? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे संतुष्ट करने में सक्षम हो जब मैं फिर से ग्रैंड मायरीड पर्वत पर जाऊंगा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अभी खुश मत हो, क्योंकि अगर तुम मुझे संतुष्ट करने में असमर्थ हो, तो मैं उस छोटी सी लड़की से कहूंगा कि वह ठीक होने के बाद हर दिन तुम्हें प्रताड़ित करे। यांग ये के आखिरी कुछ शब्द सुनते ही उनके शरीर कांप उठे, और फिर वे चीखने लगे और पागलों की तरह दूर की ओर भागे। जाहिर है वे अभी भी उस छोटे से लड़के से बेहद डरे हुए थे। यांग ये ने जब उन्हें भागते हुए देखा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया, मानो वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हों। भले ही वह छोटी सी बच्ची अभी तक जागी नहीं है, फिर भी उसका बहुत सम्मान किया जाता है। यांग ये की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जब उसने उस छोटे से साथी के बारे में सोचा, और फिर उसकी आंखों में एक धुंधली सी चमक आ गई। जबकि वह छोटा सा साथी ऊपर से ठीक दिख रहा था, वह बुरी तरह घायल था। तो वह ज़ियाओ युक्सी की तरह बेहोश थी, और यह बात उसे वाकई परेशान कर रही थी। हालांकि वह इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, और फिर उसने समय जानने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। जब उसने देखा कि रात का पर्दा उतर रहा है, तो यांग ये की धड़कनें तुरंत तेज हो गईं। क्योंकि एल्डम्यू के अनुसार उसे हर दिन अपना जीवनकाल ज़ियाओ युक्सी को हस्तांतरित करना था। दूसरे शब्दों में, अध्याय 349 कीमत। ऐसा करना बहुत आनंददायक था, लेकिन आपसी साधना काफी थका देने वाली थी। हालांकि यांग ये को अपनी थकावट में खुशी मिल रही थी। इसके अलावा यांग ये ने देखा कि वह परमानंद की उस भावना का आदी हो गया था। हालांकि उसे ऐसा लगता था कि हर बार ऐसा करने पर उसने कुछ खो दिया है। शुरू में उसे समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने अपने कंधों तक गिरे बालों को देखा तो उसे समझ में आ गया कि यह उसकी उम्र है जो खो रही है, क्योंकि उसके काले बालों के बीच कुछ सफेद बाल भी थे। क्या स्वर्ग की अवहेलना करने की यही कीमत है? यांग ये ने हल्के से ठहाका लगाया और फिर अपना सिर नीचे करके शियाओ युक्सी को देखा, जो अभी भी उसकी बाहों में सो रही थी और उसकी निगाहें कोमल भाव से भरी हुई थीं। उसने अपना सिर नीचे करके उसके माथे पर हल्के से चुंबन लिया और फिर उसने कहा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े या मेरी जान भी चली जाए, मैं तुम्हें जरूर जिंदा करूंगा। जो भी मुझे रोकेगा मैं उसे मार दूंगा, और अगर स्वर्ग भी मुझे रोकेगा तो मैं स्वर्ग को भी मार दूंगा। क्या उसके मन में उसके लिए भावनाएं थीं, क्योंकि वह उसका ऋणी महसूस करता था? यांग ये को नहीं पता था कि क्या ऐसा था। वह बस इतना जानता था कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वह उसे फिर से जिंदा कर देगा। यांग ये ने यह नहीं देखा था कि जब उसने ये शब्द कहे थे तो जियो युक्सी की पलकें थोड़ी कांप उठी थीं, और उसके चेहरे पर गुलाबीपन की एक झलक उभर आई थी। 1 घंटे बाद यांग ये अपनी तलवार पर सवार होकर प्राचीन डोमेन शहर में वापस आ गया। उसने तावीज बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री खरीदी, और फिर तावीज बनाने से पहले उसने एक सराय में एक कमरा ढूंढ लिया। इस समय उसे भारी मात्रा में ऊर्जा पत्थरों की आवश्यकता थी, क्योंकि वह बिना किसी चिंता के केवल नई तलवार तकनीक की खेती कर सकता था, स्वर्गीय शैतान काया की खेती के लिए आवश्यक सामग्रियों को खरीद सकता था, और छोटे भंवर की व्यवस्था कर सकता था यदि उसके पास पर्याप्त ऊर्जा पत्थर हों। संक्षेप में, उसे अभी बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा पत्थरों की जरूरत थी। सौभाग्य से वह एक तावीज मास्टर भी था, और वह एक अर्थ तावीज मास्टर भी था। इस प्रकार जब तक उसके पास सामग्री थी, वह बहुत ज्यादा मात्रा में उच्च श्रेणी के तावीज बना सकता था। ऐसे हर एक तावीज को बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा पत्थरों के रूप में माना जा सकता है। उसने बहुत समय से तावीज नहीं बनाए थे, इसलिए यांग ये ने तुरंत तकनीक तावीज बनाने का विकल्प नहीं चुना, और इसके बजाय उसने 5 तत्वों के तावीज बनाए। उसने ब्रश से सावधानीपूर्वक चित्र बनाए। बस ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। समय के एक निश्चित क्षण पर यांग ये ने अचानक ब्रश से चित्र बनाना बंद कर दिया, और फिर उसके सामने एक शक्ति तावीज प्रकट हुआ। हालांकि यांग ये दंग रह गया जब उसने ताकत के ताबीज की गुणवत्ता देखी। क्योंकि यह वास्तव में उच्च श्रेणी का नहीं था, बल्कि यह शीर्ष श्रेणी का था। 5 तत्वों का एक शीर्ष श्रेणी का ताबीज। यह किस तरह की धारणा थी? शीर्ष श्रेणी और उच्च श्रेणी के बीच का अंतर सिर्फ एक छोटा सा नहीं था। शीर्ष श्रेणी के ताबीज की शक्ति और प्रभाव उच्च श्रेणी के ताबीज से कम कुछ गुना अधिक थे। बेशक इसकी कीमत भी कई गुना अधिक थी। यह एक उच्च कोटि का ताबीज क्यों बन गया है? क्या यह हो सकता है कि मेरी तकनीक में फिर से सुधार हुआ है? कुछ ही समय में यांग ये ने इस विचार को नकार दिया, क्योंकि उसने पिछले कुछ महीनों में बिल्कुल भी अभ्यास नहीं किया था। चूंकि उसने अभ्यास नहीं किया था, तो इसमें सुधार कैसे हो सकता है?
अगर यह सुधार नहीं था तो क्यों? जैसे ही वह चुपचाप ताबीज को देख रहा था, यांग ये अचानक भौहें सिकोड़ रहा था, और फिर उसकी नज़र उस पर बनी बारीक बैंगनी रंग की रेखाओं पर पड़ी। वह एक बार फिर एक पल के लिए चुप हो गया, और फिर उसने कहा, क्या यह मेरी गहन ऊर्जा के अनुभव के कारण हो सकता है? एक क्षण तक गहराई से विचार करने के बाद, यांग ये ने अपनी हथेली पलटी, और फिर उसके सामने पत्थर की मेज पर ताबीज का एक खाली टुकड़ा दिखाई दिया। 1 घंटे बाद, स्ट्राइडर तावीज सामने आया। पिछले तावीज की तरह यह भी एक बेहतरीन तावीज था। यांग ये ने इसे देखते ही हंसना शुरू कर दिया क्योंकि उसे इस बात की पुष्टि हो गई थी कि उसके द्वारा बनाए गए तावीज़ों के बेहतरीन होने का कारण उसकी गहन ऊर्जा थी। दूसरे शब्दों में, अब से उसके द्वारा बनाए गए सभी तावीज़ बेहतरीन होंगे। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो यांग ये के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। अगले कुछ दिनों में, यांग ये तावीज़ बनाने के उन्माद में आ गया, और उसने बाहरी दुनिया पर कोई ध्यान नहीं दिया। बेशक, यह पूरी तरह से उपेक्षा नहीं थी, और उसने अभी भीमों के, हुनयू और अन्य लोगों से संबंधित मामलों पर बहुत अधिक ध्यान दिया था। आधा महीना बीत चुका था, और यांग यी ने 5 तत्वों के लगभग 1000 शीर्ष श्रेणी के तावीज़ तैयार कर लिए थे। उसने तकनीक तावीज़ तैयार करने का विकल्प नहीं चुना था क्योंकि वह वर्तमान में अपने पास मौजूद क्षमता से केवल मध्य श्रेणी के तकनीक तावीज़ ही तैयार कर सकता था। मध्य श्रेणी के तकनीक तावीज़ दक्षिणी क्षेत्र में पूरी तरह से बेकार थे, भले ही वे शीर्ष श्रेणी के मध्य श्रेणी के तकनीक तावीज़ हों। इसलिए, उन्होंने 5 तत्वों के बुनियादी तावीज़ बनाने का फैसला किया। क्योंकि वे आम तावीज़ों के लिए बेहद उपयोगी थे, उनका मानना कि कई तावीज़ इन बेहतरीन तावीज़ों को खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने को तैयार होंगे। यांग ये ने सभी उच्च श्रेणी के तावीज़ों को मेज पर इकट्ठा किया और उन्हें दूर रख दिया, और फिर उसने एक गहरी सांस ली और खड़े होकर कहा, क्या तुम्हें पता चला? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कमरे में अचानक एक काली छाया प्रकट हुई। काली छाया ने यांग ये को प्रणाम किया और कहा, तलवार मास्टर, असाधारण बल प्रवर्तन दल के अलावा, जिसे मानव, शैतान, पाताल और राक्षस जाति ने संयुक्त रूप से स्थापित किया था, शहर में 3 और शक्तियां हैं। उनमें से एक शहर के गवर्नर की संपत्ति है। शहर का गवर्नर बल्कि रहस्यमय है क्योंकि प्राचीन डोमेन शहर में किसी ने भी गवर्नर पर नजर नहीं डाली है। उल्लेख करने योग्य एक और बात यह है कि प्रवर्तन दल गवर्नर के प्रति बहुत सम्मानजनक है। एक रहस्यमयी शहर का गवर्नर। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी, और फिर एक पल के लिए गहराई से सोचने के बाद उसने कहा, अन्य 2 शक्तियों के बारे में क्या? अन्य 2 क्रमशः दक्षिणी एन कबीले और उत्तरी एन कबीले हैं। काली छाया ने कहा, उनकी दोनों सेनाएं बहुत बड़ी हैं क्योंकि वे प्राचीन डोमेन सिटी के सभी व्यवसायों को नियंत्रित करते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि वे मूल रूप से एक ही कबीले थे, और प्रवर्तन दल भी उनके 2 भागों में विभाजित होने से पहले उतना मजबूत नहीं था। दुर्भाग्य से, कबीले के भीतर दरार आ गई, और वे 2 कबीलों में विभाजित हो गए। हालांकि, उनकी ताकत को अभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। अन्यथा, उनके लिए प्राचीन डोमेन सिटी के भीतर इतने सालों तक जीवित रहना और यहां तक कि यहां के सभी व्यवसायों पर लगातार कब्जा बनाए रखना असंभव है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर उसने कहा, लगता है इस शहर की स्थिति बहुत जटिल है। ठीक है, आपने कहा कि वे शहर के सभी व्यवसायों को नियंत्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे बेहद अमीर हैं। तलवार मास्टर, आप उन्हें लूटने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, है ना? काली छाया ने चौंक कर कहा, तलवार मास्टर, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वे वाकई बहुत अमीर हैं, लेकिन उनकी ताकत और संसाधन भी बहुत भयानक हैं। सच कहूं तो, उनमें से कोई भी दक्षिणी क्षेत्र के मूल विद्यालय के बराबर है। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। चिंता मत करो, मैं मौत का सामना नहीं करूंगी। ठीक है, इन दोनों कुलों के पास नीलामी घर होने चाहिए, है ना? यह सुनकर काली छाया ने तुरंत राहत की सांस ली, और फिर उसने कहा, बेशक। उत्तरी एन कबीले के पास एक नीलामी घर है, जिसे ट्रेजर गैदरिंग पवेलियन कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने महाद्वीप के सभी खजाने इकट्ठा किए हैं। इसके अलावा, वे कहते हैं कि जब तक आपके पास पैसा है, तब तक ऐसा कोई खजाना नहीं है जिसे आप वहां नहीं पा सकते। यांग ये ने कहा, वे अपने बारे में इतनी अच्छी बातें करते हैं। काली छाया ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में, वे अतिशयोक्ति या शेखी नहीं बघार रहे हैं क्योंकि उनके संसाधन और भंडार वास्तव में बेहद भयानक हैं। उनका एन कबीला प्राचीन डोमेन सिटी में तब से रह रहा है जब से इसकी स्थापना यहां हुई थी। उनका इतिहास 10,000 से अधिक वर्षों का है, इसलिए कुछ छिपे हुए कबीले भी उनकी तुलना नहीं कर सकते। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अतिशयोक्ति कर रहे हैं या उनमें वाकई वह क्षमता है। किसी भी मामले में, मेरे लिए यह सब एक ही बात है। ठीक है, दक्षिणी एन कबीले के बारे में क्या? उनके पास एक नीलामी घर भी है, और इसे ट्रेजर गैदरिंग रूम कहा जाता है। उनके पास एक व्यवहारिक रूप से अभिमानी घोषणा भी है, दुनिया के खजाने इकट्ठा करो, दुनिया की संपत्ति इकट्ठा करो। ठीक है, हम अभी जिस जगह पर हैं वह दक्षिणी एन कबीले का है। क्या ऐसा है? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं सबसे पहले दक्षिणी आन कबीले की ओर जाऊंगा। ठीक है,
तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। जाओ और अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करो। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। हाँ। काली छाया का शरीर कांप उठा और फिर वह रहस्यमय तरीके से कमरे से गायब हो गया। यांग ये कमरे से बाहर चला गया और फिर वह नीलामी घर में चला गया जिसे ट्रेजर गैदरिंग रूम कहा जाता था। जब वह यहाँ पहुंचा तो यांग ये, जिसने बहुत कुछ अनुभव किया था, फिर भी अपने सामने के दृश्य को देखकर चौंक गया। यह शानदार था, वास्तव में शानदार। उसके सामने एक बेहद आलीशान महल खड़ा था। हाँ, इसे वाकई महल ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस महल को बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री वास्तव में उच्च श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की पीली सैंडस्टोन थी। यह आमतौर पर ज्वालामुखियों के केंद्र में उत्पन्न होती थी, और यह न केवल बेहद कठोर थी, बल्कि इसमें एक विशेष क्षमता भी थी। यह गर्मी पैदा कर सकती थी, और यह अग्नि तत्व तकनीकों से भी प्रतिरक्षित थी। पीला सनस्टोन बेहद कीमती था, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास अग्नि तत्व की गहन ऊर्जा थी या जिन्होंने अग्नि तत्व की तकनीकें सीखी थीं। हालांकि यांग ये ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि खजाना इकट्ठा करने का कमरा वास्तव में इतनी दुर्लभ सामग्री से बनाया जाएगा। इस स्तर की फिजूल खर्ची ने यांग ये को इस जगह को लूटने के लिए उकसाया। यांग ये ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उठे विचारों को दबा दिया, और फिर वह प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। ठीक जब वह प्रवेश द्वार से गुजरने वाला था तो प्रवेश द्वार के किनारे खड़ी दो सुंदर लड़कियों ने उसका रास्ता रोक लिया था। उन्होंने उसे परखा, और जब उन्होंने देखा कि यांग ये का पहनावा बहुत साधारण था तो वे भौचक्की रह गईं। उनमें से एक ने ठंडे स्वर में कहा, यह खजाना इकट्ठा करने का कमरा है, यहाँ बिना किसी काम के लोगों का प्रवेश वर्जित है, अन्यथा उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। यांग ये को उसकी आवाज से तुरंत नाराजगी हुई। हालांकि वह भड़क नहीं गया, और उसने बस इतना कहा, क्या यह कोई नीलामी घर नहीं है? मैं कुछ चीजें नीलाम करने आया हूँ। चीजें बेचो। जिस महिला के मुंह के बाएं कोने पर तिल था, वह तिरस्कार से हंसते हुए बोली, आपके पहनावे के आधार पर आपको दक्षिणी क्षेत्र से एक प्रोफोटो होना चाहिए, है न? ऐसी पिछड़ी जगह में नीलामी के लिए कुछ भी कैसे हो सकता है? आपको शायद इसके बारे में पता ना हो, लेकिन हमारे ट्रेजर गैदरिंग रूम में किसी भी चीज की नीलामी से पहले 5000 ऊर्जा पत्थरों का भुगतान करना पड़ता है। क्या आपके पास 5000 ऊर्जा पत्थर भी हैं? दूसरी महिला नाराजगी से बोली। अक्षयु, वह तो बस एक कंगाल है, उस पर अपनी सांसें बर्बाद मत करो और उसे भगाओ। उसे देखकर मेरी आंखें दुखती हैं। जिस महिला के मुंह के कोने पर तिल था, उसने यह सुनते ही यांग यी को घूर कर देखा और बोली, क्या तुमने सुना? तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? अगर तुम अभी नहीं गई तो तुम चाहकर भी यहाँ नहीं जा पाओगी। यांग ये को गुस्सा नहीं आया, और उसने बस उन पर उदासीनता से नजर डाली और कहा, मैं बहुत उत्सुक हूँ। वास्तव में तुम दोनों को मुझे गुस्सा दिलाने का निर्देश किसने दिया था? मुझे बताओ कि वह कौन था। मैं उस व्यक्ति की तलाश करूंगा और तुम दोनों को जाने दूंगा, ठीक है? अध्याय 350 संघर्ष। क्या तुम क्रोधित हो? दाईं ओर की महिला ठंडी हंसी और तिरस्कार से बोली, तुम्हारे पास ऐसी क्या योग्यता है कि हम तुम्हें क्रोधित कर दें? तुम तो राजा के दायरे में एक छोटे से प्रख्यात विद्वान हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम केंद्रीय क्षेत्र के 3 असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हो? क्या तुम क्रोधित हो? यह कितना हास्यास्पद है। बिल्कुल। मुंह के कोने पर तिल वाली महिला भी तिरस्कार से बोली, बम्पकिन, चूंकि तुम इतने असंवेदनशील हो, तो हम आज तुम्हें सबक सिखाएंगे। हमारे ट्रेजर गैदरिंग रूम में कुछ नीलाम करने या कुछ खरीदने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता होती है। समझे? क्या तुम्हारे पास भी एक है? नहीं है ना? इसके अलावा, क्या ट्रेजर गैदरिंग रूम में आए राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों में से किसी ने हम बहनों को कोई उपहार नहीं दिया है? इतना हैरान मत हो। अगर तुम हमें कोई उपहार देना भी चाहो तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। दक्षिणी क्षेत्र के सभी प्रोफोगर भिखारियों की तरह गरीब हैं। दक्षिणी क्षेत्र के आखिरी प्रोफोगर ने वास्तव में हमें 300 ऊर्जा पत्थर देने का इरादा किया था। 300 ऊर्जा पत्थर? हाहा, क्या हम भिखारियों की तरह दिखते हैं? यांग यी को आखिरकार समझ में आ गया। शुरू में उसने सोचा कि किसी ने उन्हें उसे क्रोधित करने और उसके लिए एक जाल बिछाने का निर्देश दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने इस तरह से काम करने का कारण केवल इतना था कि वह दक्षिणी क्षेत्र से एक प्रख्यात व्यक्ति था। अतीत में वह लगातार सुनता था कि प्राचीन डोमेन सिटी के भीतर दक्षिणी क्षेत्र से आए लोगों की स्थिति कितनी खराब थी, और उस समय उसने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था। लेकिन अब उसने इसका अनुभव किया था। यांग ये ने उन पर नजर डाली और फिर पीछे मुड़ा और चला गया। वह स्वाभाविक रूप से उन लोगों के साथ इस बारे में कोई उपद्रव नहीं करेगा जो दूसरों को नीची नजर से देखते हैं। बेशक, यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि वह जितनी जल्दी हो सके ऊर्जा पत्थर प्राप्त करने की उम्मीद करता था, क्योंकि उसकी ताकत में सुधार सबसे महत्वपूर्ण था। वह वास्तव में उनसे बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब उसने यांग ये को पलटकर जाते हुए देखा तो उसके मुंह के कोने पर तिल वाली महिला ने तिरस्कार से गुर्राते हुए कहा, दक्षिणी क्षेत्र के इन सभी में सिर्फ ताकत का स्तर ही नहीं है, बल्कि वे वास्तव में यह भी नहीं जानते कि कैसे अभिनय करना है।
क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पालने के लिए उनके माता पिता नहीं थे? यांग ये अचानक से रुक गया और फिर वह उस महिला की ओर देखने लगा जिसने अभी अभी बात की थी। यह देखकर वह ठंडी हंसी और फिर उसने उसे उकसाया। क्या क्या यह हो सकता है कि तुम मुझ पर हमला करने का इरादा रखते हो? चलो, मैं यहीं खड़ी हूँ। देखते हैं कि तुम्हारी हिम्मत है या नहीं। मेरा विश्वास करो, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो खजाना इकट्ठा करने वाला कमरा तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। तुम्हें पता है। यांग ये धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, अगर तुम मेरा अपमान करोगी तो मैं तुम्हारे साथ पागल कुत्ते की तरह व्यवहार करूंगा, जबकि मैं अच्छे मूड में हूं। लेकिन तुम्हें मेरी माँ के बारे में कभी नहीं बोलना चाहिए था। अगर यह मेरी माँ से संबंधित है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पागल कुत्ते हो, मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगा, भले ही तुम पहले ही मर चुके हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की कलाई मुड़ गई और फिर बैंगनी रंग की रोशनी की एक किरण चमकी और तुरंत एक शियू के सामने आ गई। बिजली की चमक की तरह तेज रोशनी को देखकर एक शियू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दक्षिणी क्षेत्र से आया यह चींटी जैसा दिखने वाला राक्षस प्राचीन डोमेन सिटी में उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा, और यह तो ट्रेजर गैदरिंग रूम के ठीक सामने था। उसके लिए इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी ताकत वाकई इतनी भयानक थी। वह किसी भी मामले में 7वीं रैंक की किंग रियल्म विशेषज्ञ थी, लेकिन वह इस हमले का विरोध भी नहीं कर पाए। ठीक इसी समय, जब बैंगनी प्रकाश की किरण एक शियू की गर्दन से केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थी, अचानक से एक गहरी ऊर्जा की किरण ऊपर की ओर आई और यांग ये के हमले पर तुरंत ही टूट पड़ी। दोनों के अलग अलग विस्फोट होने से पहले एक हल्का धमाका हुआ। चूंकि विस्फोट एक शियू के बहुत करीब था, इसलिए हमलों से बची हुई शक्ति उसकी ओर बह गई और तुरंत ही उसके चेहरे को क्षत विक्षत कर दिया। आह! एक अत्यंत दयनीय और तीखी चीख अचानक गूंजी। बगल में खड़ी दूसरी महिला शियू का क्षत विक्षत चेहरा देखकर दंग रह गई। यांग ये ने उन दो महिलाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि यहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया था। अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और फिर उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। उसके बाद उसके भीतर की गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसकी तलवार पर चुपचाप ज्वाला की एक किरण दिखाई दी। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि यह अधेड़ उम्र का आदमी कम से कम एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था, क्योंकि यांग ये अधेड़ उम्र के आदमी की साधना को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। जब मुंह के कोने पर तिल वाली महिला ने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो उसके क्षत विक्षत चेहरे पर तुरंत एक क्रूर भाव उभर आया और वह पागलों की तरह चिल्ला उठी। मैनेजर लियान, उसे मार डालो! उसे मार डालो! उसे मार डालो! इस बीच दूसरी महिला अपने सदमे से उबर चुकी थी और उसने जल्दी से कहा, मैनेजर लियान, उसने हमारे खजाने के संग्रह कक्ष को नीचा देखा और यहाँ खुलेआम हम पर हमला किया, जिससे एक शियू को ऐसी चोटें आईं। मैनेजर लियान, कृपया एक शियू के लिए न्याय सुनिश्चित करें। अधेड़ उम्र का आदमी अचानक गहरी आवाज में चिल्लाया, अपना मुंह बंद करो। वे दोनों चौंक गए और उनकी आंखें हैरानी से भर गईं। एक शियू नाम की महिला कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अधेड़ उम्र के आदमी की बर्फीली ठंडी निगाहों को देखकर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दोनों महिलाओं को ठंडी निगाह से देखा और फिर वह यांग ये की ओर देखने लगा और बोला, युवा मास्टर यांग। इन दोनों नौकरों को कुछ भी पता नहीं था और उन्होंने युवा मास्टर यांग को नाराज कर दिया। कृपया उनकी गलतियों को माफ करें। तुम मुझे पहचानते हो? ये शब्द बोलते हुए यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। बेशक, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, युवा मास्टर यांग ने प्राचीन डोमेन सिटी के बाहर शैतान, पाताल और दानव क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों से अकेले ही लड़ाई की और हमारी मानव जाति को सम्मान दिलाया। कुछ समय पहले आप स्वर्ग के प्रवेश द्वार से भी गुजरे थे। तो प्राचीन डोमेन सिटी में कोई भी आपके बारे में कैसे अनजान हो सकता है? इस बीच शियू और दूसरी महिला ने चौंक कर एक साथ कहा, वह यांग ये है। यह नाम यांग ये वास्तव में प्राचीन डोमेन सिटी में बहुत प्रसिद्ध था। यह किसी और के लिए नहीं बल्कि इसलिए था क्योंकि यांग ये स्वर्ग के प्रवेश द्वार से होकर गुजरा था। आखिरकार इस बार प्राचीन डोमेन सिटी में आए गहनज्ञों में से केवल मुट्ठी भर ही स्वर्ग के प्रवेश द्वार से होकर गुजर पाए थे और उनमें से हर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इसके अलावा यांग ये ने एक बार अन्य क्षेत्रों के भयानक विशेषज्ञों से लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा यांग ये एक तलवार साधक था और वह एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने तलवार की मंशा को समझ लिया था। तो यांग ये मानव गूढ़ व्यक्तियों के बीच काफी प्रसिद्ध था। हालांकि आमतौर पर इस सब पर कोई ध्यान नहीं देता था और बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। इसलिए जब उसे एहसास हुआ कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने वास्तव में उसे पहचान लिया है, तो वह थोड़ा हैरान हुआ। इस बीच मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक कहा, युवा मास्टर यांग, मेरी मैडम आपसे मिलने का अनुरोध कर रही हैं। आपकी मैडम? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, खजाना एकत्र करने वाले कमरे का मालिक। उससे क्या चाहिए? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैडम ने कहा है कि अगर आप उनसे मिलें तो शायद वह यंग मास्टर यांग की कुछ मदद कर सकेंगी।
यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने दोनों महिलाओं की तरफ देखा। उनके दिल तुरंत ठंडे हो गए और वे खुद को एक कदम पीछे हटने से नहीं रोक सकी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जब यह दृश्य देखा तो यांग ये पर एक लंबी नजर डाली और फिर उसने कहा, एक शियू, एक लियान। आज के बाद से तुम दोनों अब ट्रेजर गैदरिंग रूम के नहीं होगे। इसके अलावा तुम पर प्राचीन डोमेन सिटी में रहने पर प्रतिबंध है। तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से तुम्हारे भाग्य पर निर्भर है। यह सुनते ही उनके चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया। इन दो स्थितियों को मैनेजर लियान के इरादे के बराबर कहा जा सकता है कि वे उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं देना चाहते। उसने उन पर और अधिक ध्यान नहीं दिया और वह यांग ये को देखता रहा और बोला, युवा मास्टर यांग, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी हरकतें निश्चित रूप से उन्हें मुझसे नाराज कर देंगी। मुझे संभावित दुश्मन पसंद नहीं है, भले ही ये दुश्मन कुछ कमजोर लोग हों जो मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने सभी दुश्मनों का सफाया करना और सभी खतरों को खत्म करना पसंद करता हूं, इससे पहले कि वे सामने आएं। मुझे खेद है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, वे पिछले कुछ दर्जन वर्षों से खजाना इकट्ठा करने वाले कमरे में थे, इसलिए उन्हें मारना दूसरों को निराश करेगा। इसके अलावा वे कभी मैडम की नौकरानियां थीं, इसलिए मैं यह निर्णय नहीं ले सकता। यांग ये ने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और हंस दिया और फिर उसने कंधे उचकाए और कहा, चूंकि ऐसा है तो चलो तुम्हारी मैडम से मिलते हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने यांग ये की ओर देखा और फिर सिर हिलाया और फिर वह यांग ये को इमारत के अंदर ले गया। यांग ये और अधेड़ उम्र के आदमी के चले जाने के बाद शियू अचानक उन्माद में चिल्लाया, लियान, मैं उसे मारना चाहता हूँ। मैं उसे मारना चाहता हूँ। अब से मैं सार्वजनिक रूप से कैसे दिखूंगा? मैं कैसे दिखूंगा? लियान, मैं उसे मारना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चलो उत्तरी अन कबीले में चलें। एक लियन ने धीमी आवाज में कहा। उत्तरी अन कबीला? शियू ने अनायास ही चिल्लाकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हमने ऐसा किया तो मैडम हमें मार डालेंगी। क्या वह अभी हमें मार नहीं रही है? एक लियन ने ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ एक तथाकथित प्रतिभा की खातिर उसने हम दोनों की पूरी तरह से उपेक्षा की, जो कुछ दर्जन वर्षों से उसके साथ थे। चूंकि वह हृदयहीन है, इसलिए वह हमें बेवफा होने का दोष नहीं दे सकती। एक शियू ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, चलो उत्तरी अन कबीले में चलते हैं। यांग ये उस मैडम से मिले जिसके बारे में अधेड़ उम्र के आदमी ने हॉल में बात की थी। दरअसल उसे मैडम कहना थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि उसके सामने खड़ी यह महिला बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं थी। अगर उसने अपने बालों को पिनअप करके बन बनाया हो और औरतों की तरह कपड़े पहने हो तो उसे 20 की उम्र वाली महिला मानना नहीं होगी। महल के कपड़े पहने महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर यांग, कृपया बैठिए। यांग ये ने विनम्रता से पेश आने की कोशिश नहीं की और उसके सामने बैठ गया। उसके बाद उसने कहा, मैडम ने शायद मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आपको मुझसे कोई काम चर्चा करनी है ना? इसके लिए कोई जल्दी नहीं है। महिला मुस्कुराई और फिर उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा और कहा, लियान चेंग, एक शियू और एक लियान कितने समय से मेरे साथ हैं? अधेड़ उम्र के आदमी का दिल कांप उठा और उसने कहा, 29 साल। महिला ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, वे दो छोटी लड़कियां 29 सालों से मेरे साथ हैं और मैंने कभी उन्हें बाहरी नहीं समझा। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह ठीक यही था जिसने उन्हें मेरे द्वारा दिए जाने वाले अनुग्रह से घमंडी बना दिया और वे अत्यधिक लालची लोग बन गए। अतीत में हमारे रिश्ते के लिए विचार करते हुए मैंने उन सभी पर आंखें मूंद लीं। पिछली घटना की तरह मैंने उन्हें एक लंबा और आरामदायक जीवन जीने देने का इरादा किया था, भले ही मुझे यंग मास्टर यान को नाराज करना पड़े। दुर्भाग्य से उन्होंने उत्तरी एन कबीले में जाने का फैसला किया है। ठीक इसी समय एक नकाबपोश आदमी अपने हाथों में 2 सिर लिए हॉल में आया। यांग ये ने जब इन सिरों को देखा तो उसकी भौहें तन गईं क्योंकि ये बिल्कुल उन 2 महिलाओं के सिर थे जो ट्रेजर गैदरिंग रूम के सामने खड़ी थीं। महिला ने हाथ हिलाया और फिर नकाबपोश आदमी हॉल से चला गया। उसके बाद उसने कहा, अगर वे मेरे अपने हैं तो मैं उनके लिए सबसे बड़ी गलतियों को भी सहने के लिए तैयार हूं। आखिरकार वे मेरे अपने ही हैं। हालांकि जब उन्होंने मेरे दुश्मन बनने का फैसला किया तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसने अपना मुंह सिकोड़ा और मुस्कुराए और फिर बोली, युवा मास्टर यांग, आप क्या सोचते हैं? क्या वह मेरे सामने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है? अध्याय 351 सोल सीक तलवार तकनीक। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। जब हम खतरे में होते हैं या मदद की जरूरत होती है तो हमारे नजदीकी लोग ही दुनिया में एकमात्र ऐसे लोग होते हैं जो सही या गलत, जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना हमारी मदद करेंगे। इसलिए मैं भी मैडम की तरह ही हूं, मैं अपने प्रियजनों की मदद करता हूं और तर्क की परवाह नहीं करता। क्योंकि अगर आप तर्क का पक्ष लेते हैं तो भी तर्क आपका पक्ष नहीं लेगा। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया है जहां सबसे बड़ी मुट्ठी सबसे समझदार होती है।
महिला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, युवा मास्टर यांग बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी आगे की चर्चाएं निश्चित रूप से बहुत सहज होंगी क्योंकि युवा मास्टर यांग इस तरह से सोचने में सक्षम हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ, यांग ये ने कहा। महिला मुस्कुराई और फिर उसने अपनी उंगली हिलाई जिससे यांग ये के सामने एक स्क्रॉल प्रकट हो गया। यांग ये को यह बात समझ में नहीं आई जब महिला ने कहा, पहले इसे देखो। यांग ये ने अपने दिल की घबराहट को दबाया और पुस्तक खोली। सोल सीक स्वॉर्ड तकनीक, मध्य ग्रेड हेवन रैंक। शरीर को माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है जबकि गहन ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को तलवार में संघनित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। तलवार आत्मा पर ताला लगा देती है और तलवार तब तक रहेगी जब तक आत्मा नष्ट नहीं हो जाती। सावधान, इस तकनीक में बहुत ज्यादा मात्रा में गहन ऊर्जा समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे स्पिरिट रीलम के 5वें रैंक से नीचे के गहन लोगों द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता है। एक बार जब तलवार गहन ऊर्जा द्वारा संघनित हो जाती है तो उपयोगकर्ता को स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसे कभी न भूलें। यांग ये ने स्क्रॉल बंद किया और फिर उसने अपना सिर उठाकर उसे देखा और फिर शांत भाव से बोला, इसका क्या मतलब है, मैडम? भले ही वह सतह पर बेहद शांत लग रहा था, लेकिन यांग ये के दिल में तूफानी लहरें उठ रही थीं। अगर यह सिर्फ इस तरह की तलवार की तकनीक होती तो वह स्वाभाविक रूप से इतना उत्साहित नहीं होता। वह सोल सीक तलवार तकनीक के एक प्रभाव से उत्साहित था। वह प्रभाव उसके दुश्मन की आत्मा को लॉक करने और आत्मा के नष्ट होने तक सक्रिय रहने की क्षमता थी। यदि सोल सीक स्वॉर्ड तकनीक को नेदर घोस्ट फ्लेम या 9वीं नरक कोल्ड गेल के साथ संयोजित किया गया तो जब उसने सोचा कि कैसे नेदर घोस्ट फ्लेम का एक धागा उसके दुश्मन का लगातार पीछा करेगा, तो यांग ये को सोल सीक स्वॉर्ड तकनीक के स्क्रॉल के साथ इस जगह से भागने का आवेग हुआ। महिला ने यांग ये की ओर देखा और कहा, युवा मास्टर यांग मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक शांत हैं। यांग ये ने स्क्रॉल को टेबल पर रखा और कहा, मैडम, सच कहूं तो यह तलवार तकनीक मेरे लिए बेहद मददगार है। हालांकि मैं समझता हूं कि इस दुनिया में कोई भी खाना मुफ्त नहीं है। चूंकि आपने मिलते ही मुझे इतना कीमती खजाना भेंट किया है, तो क्या आप पहले मुझे इसका कारण नहीं बताएंगी? स्मार्ट लोगों से निपटना वाकई आसान है। महिला मुस्कुराई और बोली, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। युवा मास्टर यांग ने भी शायद इस बात को नोटिस किया होगा, मेरे जैसी महिला दक्षिणी एन कबीले की इतनी बड़ी संपत्ति का प्रबंधन कैसे कर सकती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर यांग एन कबीले में शामिल होंगे। एन कबीले में शादी। यांग ये दंग रह गया और फिर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, मैडम, मुझे कहना होगा कि आप वास्तव में बहुत सुंदर हैं। दुर्भाग्य से मेरे दिल में पहले से ही कोई है, इसलिए यह बिल्कुल असंभव है। क्या मजाक है? एन कबीले में शादी? क्या यह उसकी पत्नी को उसका समर्थन करने की अनुमति देने के बराबर नहीं होगा? यांग ये ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, चाहे वह सोल सीक स्वॉर्ड तकनीक का कितना भी शौकीन क्यों न हो। यांग ये की बात सुनते ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के मुंह के कोने तुरंत हिल गए। क्या? उसके चेहरे पर गुलाबीपन, शर्मिंदगी और गुस्से की झलक दिखाई दी और उसने यांग ये को घूरते हुए कहा, मेरा मतलब था कि मैं आशा करती हूं कि युवा मास्टर यांग मेरे एन कबीले के एक गुप्त समूह में शामिल होंगे। तुम मुझे एन कबीले में शादी करने के लिए नहीं कह रहे हो। यांग ये तुरंत शर्मिंदा हो गई। तो मैं गलत थी। सौभाग्य से वह मोटी चमड़ी का था और वह केवल शर्मिंदगी से मुस्कुराया और फिर गंभीरता से बोला, एक गुप्त समूह, एक गार्ड। महिला ने यांग ये की ओर देखा और जब उसने देखा कि ऐसा नहीं लग रहा था कि यांग ये उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा था, तो उसका चेहरा शांत हो गया। उसने कहा, कोई गार्ड नहीं। यह गुप्त समूह मेरे एन कबीले द्वारा स्थापित एक संगठन है और यह मांद बुजुर्गों के बराबर है। मेरा एन कबीला आप सभी को हर साल एक निश्चित मात्रा में साधना संसाधन प्रदान करेगा और आप सभी मेरे एन कबीले की एक निश्चित मात्रा में सेना को भी जुटा सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा? यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा। कुछ खास नहीं। महिला मुस्कुराई और बोली, हर साल मेरे एन कबीले के लिए 3 काम करने का वादा करो। बेशक वे तुम्हारी क्षमता के दायरे में ही होंगे। इसके अलावा अगर मेरा एन कबीला खतरे में पड़ता है तो तुम सभी को मदद करनी होगी। बस इतना ही? यांग ये ने पूछा। महिला ने सिर हिलाया। यांग ये ने गहराई से विचार किया और कहा, मैडम, मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार के खेती के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। हर महीने 10,000 ऊर्जा पत्थर। महिला ने कहा, इसके अलावा हम आप सभी को साधना तकनीक और विभिन्न युद्ध तकनीक प्रदान करेंगे। बेशक वे मुफ्त में प्रदान नहीं किए जाएंगे और आपको उनके लिए योगदान अंक का आदान प्रदान करना होगा। योगदान अंक? महिला ने सिर हिलाया और कहा, मेरे एन कबीले के योगदान अंक। मेरा एन कबीला अक्सर कुछ असाइनमेंट जारी करता है या कुछ काम करने की जरूरत होती है जब हमारे एन कबीले के लिए इसे स्वयं पूरा करना असुविधाजनक होता है। यदि आप इसे करते हैं और इसे पूरा करते हैं तो आपको योगदान अंकों की इसी राशि प्राप्त होगी। मैं आपको थोड़ा बता दूं, यदि आपके पास पर्याप्त योगदान अंक हैं तो आप उन्हें उच्च श्रेणी के स्वर्ग रैंक युद्ध तकनीकों और खजाने के लिए भी बदल सकते हैं।
यांग ये ने महिला की ओर देखा और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैडम, यह वास्तव में एक प्रभावी कदम है। इस समय यांग ये को इस महिला के प्रति थोड़ी प्रशंसा महसूस हुई, क्योंकि जबकि इस गुप्त समूह के सदस्यों के पास बहुत अधिक स्वतंत्रता थी और वे एन कबीले द्वारा प्रतिबंधित नहीं थे, वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन तथाकथित योगदान बिंदुओं की खातिर वे विशेषज्ञ एन कबीले के लिए बेतहाशा लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते थे। यह कहावत का जीवंत उदाहरण था, धन देवताओं को भी हिला सकता है। हम बस अपनी जरूरत की चीजों का आदान प्रदान कर रहे हैं। महिला मुस्कुराई और बोली, तो क्या आप भी इसमें शामिल होने को तैयार हैं? यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे खेद है लेकिन मैं इनकार करता हूँ। क्यों? महिला को आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे बंधे रहना पसंद नहीं है। यांग ये ने कहा, यह संयम का एक रूप है और मुझे यह पसंद नहीं है। भले ही मैं इस तलवार तकनीक से बहुत आकर्षित हूँ, लेकिन मैं फिर भी मना करने जा रहा हूँ। तो यही कारण है। महिला ने सिर हिलाया और कहा, मैं यंग मास्टर यांग के फैसले का सम्मान करती हूँ। हालांकि कृपया इस तलवार की तकनीक को अपनाएं। मैं एनबिरू जो कुछ भी देता हूँ उसे वापस नहीं लेता। मैं वह स्वीकार नहीं करता जिसके मैं हकदार नहीं हूँ। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। क्या मजाक है? वह मूर्ख नहीं था। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? उसने इस पर विश्वास करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वह जानता था कि अगर वह इसे स्वीकार करेगा तो वह निश्चित रूप से उसके जाल में फंस जाएगा, और उसने समझ लिया था कि यह महिला बिल्कुल किनशियायू जैसी है। वह पूरी तरह से षड्यंत्रकारी थी। लगता है यंग मास्टर यांग मेरे प्रति बहुत सतर्क हैं। एनबिरू मुस्कुराया और कहा, यह कैसा रहेगा? अगर आप मेरे लिए कुछ करेंगे तो मैं यह तलवार तकनीक यंग मास्टर यांग को दे दूंगा। आप क्या सोचते हैं? वह वास्तव में कुछ योजना बना रही थी। यांग ये ने एक नकली मुस्कान पेश की और कहा, मैडम एन, आपको यह पहले ही बता देना चाहिए था। इस तरह से गोल मोल बातें क्यों कर रही हो? मैं यांग ये एक सीधा साधा व्यक्ति हूं और मुझे यह सब पसंद नहीं है। इसलिए अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहती हैं तो कृपया हर समय खुलकर बात करें, ठीक है? यह ठीक है, एनबिरू ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में भले ही मैंने यंग मास्टर यांग से ऐसा करने के लिए नहीं कहा हो, फिर भी आप छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा के खुलने के बाद ऐसा करेंगे। क्योंकि मुझे छिपे हुए ड्रैगन रैंकिंग के दौरान किसी को प्रथम स्थान प्राप्त करने से रोकने के लिए यंग मास्टर यांग की आवश्यकता है, और वह व्यक्ति एन नानजिंग है। शायद आपने अभी तक उसके बारे में नहीं सुना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यंग मास्टर यांग से पहले यह बहुत लंबा समय नहीं होगा। नहीं, पूरा महाद्वीप उसका नाम जान जाएगा। अन्नानजिंग, यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उसका उपनाम भी अन है। तुम गलत नहीं हो, वास्तव में उसके और मेरे बीच एक संबंध है। हालांकि यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि जब हिडन ड्रैगन रैंकिंग शुरू हो तो उसे पहला स्थान प्राप्त करने से रोकना है, ठीक है? एनबिरू ने उदासीन स्वर में कहा। बेशक। यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई और फिर उसने सोलसीक स्वॉर्ड तकनीक को दूर रख दिया। वह क्यों सहमत नहीं होगा? वैसे भी एनबिरू ने उसे सिर्फ उसे रोकने के लिए कहा था। एनबिरू ने यह नहीं कहा था कि उसे सफल होना है या उसे मारना है। इसलिए अगर समय आने पर वह उसे रोक सकता था तो वह उसे रोक देगा, लेकिन अगर वह असफल भी हो जाता तो क्या वहां कोई और नहीं होता जो इसे पूरा कर सके? आखिरकार, भले ही वह नहीं जानता था कि एन नानजिंग कौन थी, उसे प्रथम स्थान पर कब्जा करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं, मोके, म्यूजुन, हुन यू और अन्य असाधारण प्रतिभाओं का सामना करना पड़ेगा। शायद इससे पहले कि मैं उससे मिलूं, उसे कोई और मार देगा। इसलिए उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था, और उसने स्पष्ट विवेक के साथ सोलसीक स्वॉर्ड तकनीक को स्वीकार कर लिया। बेशर्म लोग अजेय हैं। एनबीरू ने उसकी ओर उदासीनता से देखा, फिर भी कुछ नहीं बोला। मैडम एन, मुझे आपसे कुछ काम करना है। यांग ये ने आखिरकार अपने असली काम के बारे में सोचा, जो कि तावीज़ों की नीलामी करना था। आगे बढ़ो। यांग ये ने 5 तत्वों का एक उच्च श्रेणी का ताबीज निकाला और उसे अनबिरू को दे दिया, और फिर वह मुस्कुराया और चुप होकर उसे देखता रहा। जब एनबिरू ने देखा कि यह 5 तत्वों का ताबीज है तो वह भौंचक्की रह गई, क्योंकि उसे स्वाभाविक रूप से ऐसे ताबीजों की कोई कदर नहीं थी। हालांकि कुछ ही समय में उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, और जब उसने देखा कि यह एक बेहतरीन ताबीज है तो वह तुरंत दिलचस्पी लेने लगी। बेशक उसे ताबीज में नहीं बल्कि उसे बनाने वाले व्यक्ति में दिलचस्पी थी। युवा मास्टर यांग एक तावीज मास्टर हैं? अनबिरू ने पूछा। हाँ, यांग ये ने इसे नहीं छिपाया। यंग मास्टर यांग ने इसे तैयार किया है। हाँ, एनबिरू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने कहा, मैं लगभग धोखा खा गई थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यंग मास्टर यांग वास्तव में एक प्रतिभाशाली तावीज मास्टर होंगे। हम शीर्ष श्रेणी के तावीज बनाने में आपकी सफलता दर क्या है? 20% या शायद 30%? 50%? यांग ये ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह सोचे कि वह एक विचित्र व्यक्ति है।
एन बिरू ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को रोका और थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, युवा मास्टर यांग, मजाक करना बंद करो। मजाक कर रहे हो? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, इससे पहले कि 1000 उच्च श्रेणी के तावीज उसके सामने प्रकट हो जाते। इन ताबीजों को देखकर आनबीरू तुरंत दंग रह गया। अपने अनुभव और धन के साथ उसने अपने जीवन में क्या नहीं देखा था, लेकिन वह फिर भी इस दृश्य से चौंक गई थी क्योंकि ये सभी 1000 तावीज शीर्ष श्रेणी के तावीज थे। हे भगवान, ये सभी शीर्ष श्रेणी के तावीज हैं। यह क्या है? हो, सभी तावीज मास्टर्स के संस्थापक पूर्वज की वापसी। मुझे वे सभी चाहिए। एन बिरू ने एक पल के लिए रुककर कहा, ठीक है, मुझे आपके पास जितने भी हैं उतने चाहिए। कीमत कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मैं यंग मास्टर यांग के साथ एक दीर्घकालिक व्यवस्था भी कर सकता हूँ। दूसरे शब्दों में, मेरा खजाना इकट्ठा करने का कमरा आपके द्वारा बनाए गए सभी तावीज ले लेगा। यंग मास्टर यांग, आप शर्तें और कीमत तय कर सकते हैं। उसे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उच्च श्रेणी के तावीज बहुत दुर्लभ थे। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि वे 1000 थे। कलाई के एक झटके से अनबिरू के सामने एक सूची प्रकट हो गई और सूची को देखते ही उसने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। सूची में शामिल खजाने स्वाभाविक रूप से वे सामग्रियां थीं जिनकी यांग यी को स्वर्गीय शैतानी काया विकसित करने के लिए आवश्यकता थी। अध्याय 352। एक व्यक्ति यहाँ नहीं है। यांग ये ने जब एनबिरू को भौहें सिकोड़ते देखा तो वह मुस्कुराया। क्या तो ट्रेजर गैदरिंग रूम में ये खजाने नहीं हैं? क्या ट्रेजर गैदरिंग रूम के बारे में नहीं कहा जाता कि उसने दुनिया के सारे खजाने इकट्ठा कर रखे हैं? क्या यह सिर्फ एक मजाक हो सकता है? एन बिरू ने यांग ये की ओर देखा और उदासीनता से कहा, युवा मास्टर यांग, मुझे शब्दों से उकसाने की कोई जरूरत नहीं है। 4 दिव्य जानवरों के रक्तसार के अलावा मेरे खजाना इकट्ठा करने वाले कमरे में यहाँ सूचीबद्ध बाकी सामग्रियां हैं। भले ही यह 4 दिव्य जानवरों का रक्तसार हो, मेरा खजाना इकट्ठा करने वाला कमरा अभी भी इसे प्राप्त करने में सक्षम है। हालांकि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या युवा मास्टर यांग इसकी कीमत वहन कर सकते हैं? यह सुनते ही यांग ये की धड़कनें तेज हो गईं। हालांकि वह बेहद शांत भाव से बोला, मैडम एन, अपनी कीमत बताए। एन बिरू ने उसके सामने चाय का प्याला उठाया और हल्का घूंट लिया, फिर उसने उदासीनता से कहा, 100,000,000 ऊर्जा पत्थर। क्या? यांग ये अचानक उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसे लगा कि यह सही नहीं है और फिर से बैठ गया। उसके बाद उसके मुंह के कोने फड़कने लगे और वह सूखी हंसी हंसने लगा। मैडम एन, क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं? तुम क्या सोचते हो? एन बिरू ने यांग ये की ओर उदासीनता से देखा। यांग ये ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैडम एन, क्या यह थोड़ा महंगा नहीं है? क्या यह सच है? एन बिरू ने हल्के से हंसते हुए कहा, युवा मास्टर यांग, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के उन प्राकृतिक खजानों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा जिनकी आपको जरूरत है। भले ही वे 5 तत्वों के हैं और ऐसे खजाने हैं जो परस्पर एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं और नियंत्रित करते हैं, लेकिन वे मेरे खजाना इकट्ठा करने वाले कमरे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि 3 दिव्य जानवरों, वर्मिलियन बर्ड, ब्लैक टॉर्टोइज और व्हाइट टाइगर से प्राप्त रक्तसार, जो आपने मांगा था, वे खजाने नहीं हैं जिन्हें पैसे से प्राप्त किया जा सकता है। आखिरकार, वे सभी कबीले दानव क्षेत्र में रहते हैं और उनमें से हर एक की ताकत बेहद भयानक है। इसके अलावा, वे अपने सदस्यों के प्रति बेहद प्रतिशोधी और सुरक्षात्मक हैं। इसलिए, उनका रक्तसार प्राप्त करना उन्हें पूरी तरह से अपमानित करना है। थोड़ी सी भी गलती दानव जाति और मानव जाति के बीच युद्ध का कारण बन सकती है। यह बहुत महंगा है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और जोर से हंसा। क्या मजाक है? 100,000,000 ऊर्जा पत्थर ऐसी चीज थी जिसे वह खुद को बेचकर भी नहीं पा सकता था। तो फिर मेरे हाथ बंधे हैं। एनबीरू ने कहा। यहाँ का माहौल मौत जैसा शांत हो गया। यांग ये हार नहीं मानना था। आखिरकार, स्वर्गीय शैतान काया वाकई बहुत भयानक थी। अगर वह इसे सफलतापूर्वक विकसित करने में सक्षम था, तो नेदर घोस्ट फ्लेम और उसकी बैंगनी गहन ऊर्जा की मदद से उसका भौतिक शरीर निश्चित रूप से एक भयानक स्थिति में पहुंचने में सक्षम होगा। इस तरह, उसके पास प्राचीन युद्ध के मैदान और यहाँ तक कि फूल महल में इन राक्षसी प्रतिभाओं के खिलाफ जाने की क्षमता होगी। हालांकि, यह वास्तव में एक भयानक हद तक महंगा था। 100,000,000 ऊर्जा पत्थर। यहाँ तक पूरे मूल विद्यालय की संपत्ति भी शायद इतनी महान नहीं थी। क्या मैं इसे क्रेडिट पर खरीद सकता हूँ? ये शब्द बोलते ही यांग ये का चेहरा लाल हो गया। ये शब्द काफी बेशर्मी भरे थे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। एनबिरू की पलकें झपक गईं, और फिर उसने यांग ये को देखा और फिर अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर यांग, आप ऐसे शब्द भी बोल पाए। मैं सच में दंग रह गई। यांग ये ने कंधे उचका दिए। किसी भी मामले में, उसने अपने चेहरे की अनदेखी करने का फैसला किया था। उसने कहा, मैडम, बस मुझे बताएं कि क्या यह संभव है या नहीं। सच कहूं तो, ये सामग्रियां मेरे लिए वाकई बेहद महत्वपूर्ण हैं।
अगर आप मुझे अभी उन ऊर्जा पत्थरों का कर्जदार बनाने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपकी इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एनबिरू चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने अचानक कहा, अफवाह के अनुसार यंग मास्टर यांग ने प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लिया है। क्या यह सच है? यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर सिर हिला दिया। वह जानता था कि उसे अपना मूल्य दिखाना था, अन्यथा वह उसे इतनी मात्रा में ऊर्जा पत्थर क्यों देने देती। जब एनबिरू ने यांग ये को सिर हिलाते हुए देखा तो उसकी चाय के कप पर पकड़ और मजबूत हो गई, और फिर उसने कहा, क्या आपके पास वास्तव में प्रबुद्ध तलवार हृदय है? बिल्कुल। यह सुनकर एनबिरू ने यांग ये पर एक लंबी नजर डाली और फिर उसने कहा, अभी के लिए तुम्हें यह सब देना असंभव नहीं है। हालांकि यंग मास्टर यांग को मुझसे कुछ वादा करना होगा, और अगर तुम सहमत हो तो मैं वो सारी चीजें तुम्हें दे दूंगी। यांग ये ने गंभीरता से कहा, क्या शर्त है? मेरे आन कबीले के मुख्य मांद बुजुर्ग बनो। आनबिरू ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, यंग मास्टर यांग को सच बताऊं तो मैं एक दीर्घकालिक निवेश कर रही हूं। सच कहूं तो आपकी वर्तमान ताकत बहुत कम है, और यह मेरे आन कबीले के लिए पूरी तरह से बेकार है। हालांकि मैं यंग मास्टर यांग के भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच रखती हूं। दूसरे शब्दों में, अगर मेरा आन कबीला आज से 100 या 1000 साल बाद भी खतरे में पड़ता है, और यह आपकी क्षमता के भीतर है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे आन कबीले की मदद करेंगे। आपका यह निवेश बहुत जोखिम भरा है। यांग ये ने भी उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, आखिरकार भविष्य परिवर्तनशील है। एक बार जब कोई परिवर्तनशीलता प्रकट होती है, तो मैडम एन ने 100,000,000,000 ऊर्जा पत्थरों को बर्बाद कर दिया होगा। इसके अलावा भले ही मैं कुछ 100 या 1000 साल तक जीवित रह सकूं, लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि मैं तब अपना मन नहीं बदलूंगा? एनबिरू ने मुस्कुराते हुए कहा, निवेश हमेशा जोखिम भरा रहा है। मैं यंग मास्टर यांग के भविष्य और चरित्र पर दांव लगा रहा हूं। यांग ये ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर कहा, मैं मैडम के साहस की प्रशंसा करता हूं। मैं यांग ये वादा करता हूं कि जब तक एन कबीला भविष्य में मेरे साथ विश्वासघात नहीं करता, तब तक मैं एन कबीले के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। एन बिरू ने यांग ये की ओर देखा और फिर उसने यांग ये की सूची अपने बगल में बैठे अधेड़ व्यक्ति को थमाते हुए कहा, इन सामग्रियों को जल्द से जल्द इकट्ठा करने के लिए कबीले के सभी संसाधनों का उपयोग करें। आप उन सामग्रियों को खरीद सकते हैं जो हमें उत्तरी एन कबीले से नहीं मिल सकती हैं, और कीमत के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हॉल से बाहर जाने से पहले उत्तर दिया। यांग ये ने ईमानदारी से कहा, धन्यवाद। एनबिरू मुस्कुराया और कहा, यदि आप वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तो भविष्य में आपके द्वारा बनाए गए सभी तावीज मेरे खजाना एकत्रण कक्ष में बेच दें, ठीक है? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। एनबिरू ने यांग ये के सामने एक स्थानिक अंगूठी रखी और कहा, ये उन 1000 शीर्ष श्रेणी के तावीजों के लिए ऊर्जा पत्थर हैं। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यंग मास्टर यांग के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। धन्यवाद, यांग ये ने ईमानदारी से कहा। चाहे वह उसका इस्तेमाल कर रही हो या नहीं, यह वह था, यांग ये, जिसे अभी लाभ मिल रहा था। इसके अलावा वह बहुत स्पष्टवादी थी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह एक जुआ और एक व्यापार था, और यह एक ऐसा था जहां उसने पहले बिल का भुगतान किया और उसकी सभी जरूरतों को तुरंत हल कर दिया। इस प्रकार इसे वास्तव में उसके प्रति दयालुता के रूप में माना जा सकता है। एनबिरू ने सिर हिलाया और फिर अचानक बोली, ठीक है, क्या आप जानते हैं कि हिडन ड्रैगन पैगोडा अभी तक क्यों नहीं खुला है? यांग ये ने जब यह सुना तो उसकी भौहें तन गईं और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। सच कहूं तो यह कुछ ऐसा था जिसे लेकर वह भी बहुत हैरान था, क्योंकि वह लंबे समय से प्राचीन युद्ध के मैदान में था, लेकिन छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा से कोई हलचल नहीं हुई थी। एनबिरू धीरे से खड़ी हुई और फिर उसने दरवाजे के बाहर क्षितिज की ओर नजर घुमाई। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था जब उसने कहा, क्योंकि एक व्यक्ति यहां नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? यांग ये हैरान था। हिडन ड्रैगन पैगोडा को खोलने के लिए पहले मार्शल गॉड के भाले स्काई स्प्लिट की जरूरत है, क्योंकि हिडन ड्रैगन पैगोडा के नीचे ड्रैगन वेन को पहले मार्शल गॉड ने सील कर दिया था। अतीत में 9वीं रैंक के संप्रदाय और अन्य असाधारण शक्तियां स्काई स्प्लिट उधार लेने के लिए मार्शल गॉड माउंटेन की ओर जाती थीं। हालांकि उन शक्तियों ने इस बार इसे उधार नहीं लिया। एनबिरू ने धीरे से कहा, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? एनबिरू ने यांग ये की ओर देखा और कहा, क्योंकि स्काई स्प्लिट को मालिक मिलने वाला है। यह सुनकर यांग ये का भाव गंभीर हो गया और उसने कहा, आप कह रहे हैं कि मार्शल भगवान प्रकट होने वाले हैं? एनबिरू ने सिर हिलाया और कहा, इस साल के प्रतिभाशाली लोग पिछले साल से कहीं ज्यादा संख्या में और डरावने हैं। इस बार यह बेहतरीन प्रतिभाशाली लोगों के बीच एक सच्ची लड़ाई है। मुझे बहुत उत्सुकता है कि क्या इस पीढ़ी का मार्शल गॉड उन राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों की लाशों को रौंदकर हिडन ड्रैगन पैगोडा के शीर्ष पर चढ़ने में सक्षम होगा। जब वह यहां तक बोली, तो एनबिरू ने एक पल के लिए रुककर कहा, युवा मास्टर यांग, जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करें।
क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वह भावी मार्शल गॉड पहले से ही मार्शल गॉड माउंटेन के रास्ते पर है। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो हिडन ड्रैगन पैगोडा को ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में खोला जाएगा। उस समय अगर आप बिना किसी ताकत के पैगोडा पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप वाकई मौत को दावत दे रहे होंगे। यांग ये ने सिर हिलाया। दरअसल भले ही उसके पास अब 2 प्राकृतिक खजाने हों, फिर भी उसे लगा कि उसकी मौजूदा ताकत थोड़ी कमजोर है। हाँ, जब वह प्राचीन युद्ध के मैदान में था जो प्रतिभाओं से भरा था, तो उसके पास चाहे कितने भी ट्रम्प कार्ड क्यों न हो, उसे सुरक्षा का कोई एहसास नहीं था। यही कारण था कि उसने इतनी बेशर्मी से काम किया और उससे उन ऊर्जा पत्थरों को देने के लिए कहा। युवा मास्टर यांग, बस खजाना इकट्ठा करने वाले कमरे में ही रहो। यह बहुत बड़ा है और यहाँ साधना करने के लिए कई जगहें हैं। आप निश्चिंत रह सकते हैं क्योंकि यहाँ साधना करते समय कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। मैं थोड़ी देर में आपको जरूरी सामग्री भेज दूंगा। एनबिरू वापस बैठ गया और उदासीनता से बोला, वह मुझे जाने के लिए कह रही है। यांग ये समझदार था, इसलिए वह खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठी बांधते हुए उसने कहा, फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये हॉल से बाहर चला गया। जब यांग ये हॉल से बाहर निकली तो एक महिला की आकृति जो छाया की तरह थी, अचानक पीछे से प्रकट हुई, जहां यांग ये अभी बैठी थी। छोटी रू, क्या यह इसके लायक था? महिला ने कहा। यह था। एनबिरू के चेहरे पर एक शांत भाव था और उसकी आंखें शांत थीं। इसके अलावा वह एक निश्चित स्वर में बोली, चाची, आपने उससे जुड़ी जानकारी देखी है? वह एक बेहद वफादार व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के साथ सिर्फ दयालुता से पेश आना चाहिए और एहसान करके ही उसे प्रभावित किया जा सकता है। जब तक मेरा एन कबीला उसके साथ विश्वासघात नहीं करता, तब तक वह निश्चित रूप से भविष्य में मेरे एन कबीले के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। क्या आपको इतना यकीन है कि वह एक असाधारण विशेषज्ञ बन जाएगा? महिला ने पूछा। मैं नहीं हूं। तो क्यों? लेकिन अगर उसके पास सिर्फ 100वां मौका भी है तो भी मेरे लिए यह कोशिश करना उचित है ना? एनबिरू ने कहा, अगर मैं जुआ हार गया तो मुझे सिर्फ 100,000,000 ऊर्जा पत्थर मिलेंगे, लेकिन अगर मैं शर्त जीत गया तो क्या होगा? अगर मैं जीत गया तो हमारा एन कबीला 10,000 साल तक अस्तित्व में रह सकेगा। भले ही उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह तलवार संप्रदाय का एक और संस्थापक पूर्वज बन जाए। महिला ने फटकार लगाई। हमारे लिए यह शर्त लगाने के लिए केवल प्रबुद्ध तलवार हृदय ही पर्याप्त है ना? महिला चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि वह एन नानजिंग को रोक सकता है? वह ऐसा नहीं कर सकता। एनबिरू ने कहा, जब तक कि उसके पास वास्तव में वह ताकत न हो जो तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के पास थी जब वह इतने साल पहले प्राचीन युद्ध के मैदान में आया था। नहीं, भले ही वह तलवार संप्रदाय का संस्थापक पूर्वज था, वह उसके कदमों को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता है जबकि वह उसकी उम्र के बराबर है। वह सबसे राक्षसी प्रतिभा है जिसे मैंने कभी देखा है। तो फिर तुमने उस बच्चे से क्यों पूछा? कुछ उम्मीद रखना हमेशा अच्छा होता है ना? अनबिरू ने कहा, जीवन आश्चर्यों से भरा है। शायद वह हमें कोई सुखद आश्चर्य दे सके। महिला ने आह भरी और आगे कुछ नहीं बोली। अनबिरू ने अचानक पूछा, ठीक है आंटी, क्या आप जानती हैं कि इस बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में इतने सारे आश्चर्यजनक और राक्षसी प्रतिभाशाली लोग क्यों प्रकट हुए हैं? एक उथल पुथल आ रही है। डॉट 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 डॉट। खजाना इकट्ठा करने वाले कमरे के भीतर एक पत्थर के घर के खेती के मैदान में यांगे की आंखें उत्साह और खुशी की चमक के साथ चमक उठी क्योंकि वह अपने सामने जमीन पर ढेर किए गए प्राकृतिक खजाने को देखता था। सब कुछ इकट्ठा किया गया था, इसलिए अब वह स्वर्गीय शैतान काया की खेती शुरू कर सकता था। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।